ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सर, हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो प्रमोशन स्कीम से जो सर अट्रैक्टिव पॉइंट है फॉरेन ट्रेड का, आइए मालिक हम देखते हैं सर। सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्या, स्टेटस होल्डर्स। सर ये बड़े लोग हैं सर, बोल दिया क्या। देखो सर, आपने अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में एंड प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में ये फॉलोइंग थ्रेशोल्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर अचीव किया तो आपको स्टेटस होल्डर का दायरा दिया का वो रिकॉग्निशन दिया जाएगा। बड़े लोगों की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। सर क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी दे रखी है। उसमें बोल दिया क्या, करंट ईयर एंड प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल में अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सर मिनिमम $3 मिलियन अगर हुआ तो आप 1 स्टार कैटेगरी में आएंगे। सेकंड स्टार में आने के लिए 15 मिलियन $, 50, 200 एंड 800। सर ध्यान देना बेटा, पहले जो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें ये लिमिट्स कुछ और थी, अभी यहाँ पे लिमिट्स चेंज करी बच्चों। सर $3 मिलियन, 15 मिलियन $, 50, 200 और 800 मिलियन की लिमिट रखी गई है टू बी कैटेगराइज एज रेस्पेक्टिव 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज। अच्छा सर, अपने तो क्या अपनी लैंग्वेज में समझ में आता है सर। तो सर 15 मिलियन या 3 मिलियन, चलो सर एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। $3 मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब सर 10 लाख, क्लियर, मतलब 30 लाख। 30 लाख $, का आपका एटलीस्ट सर एटलीस्ट 30 लाख $। का अच्छा $, की भी बात करें, अभी $, का रेट मोटा मोटी चल रहा है 84-85 के आसपास, क्लियर। 80 रुपये मान लो एवरेज बेटा। सर 80 इंटू सर 30 कितना होता है सर, 2400 लाख रुपीज एक तरह से मोटा मोटी, मतलब 24 करोड़, है ना। पिछले 3 सालों में एंड करंट फाइनेंशियल में अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सर एटलीस्ट 24 करोड़ अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो, पर आप एग्जामिनेशन के लिए हमेशा $3 मिलियन ही लेना, ये तो मैंने आपको आइडिया के लिए बताया बेटा, क्लियर। इतना अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तो ही बात करना, तो ही आप स्टेटस होल्डर के लिए एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। ये 1 स्टार की कैटेगरी हो गई। सेकंड स्टार के लिए 15 करोड़ 15 मिलियन $, देन 50, 200 एंड 800 मिलियन $, का अगर आपका टर्नओवर है एटलीस्ट सर, ये टर्नओवर आपका है इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो ही आप इन कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। अब सर यहाँ पर ये बड़े लोग हैं बेटा, इनको कुछ यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी में आप आ रहे हो तो इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए, पर यहाँ पे कुछ बातें और कही बेटा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट किया गया या एफओबी काउंट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एफओबी, जो वैल्यू कौन सी है, एफओबी है बेटा। पर इसमें डिम्ड एक्सपोर्ट भी कैटेगरीज में अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया पर डिम्ड एक्सपोर्ट किया तो वो भी काउंट होता है। और डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में एफओआर, फ्री ऑन रिसीट, क्लियर। अब एफओआर आपने डिम्ड एक्सपोर्ट मतलब फ्री ऑन रिसीट, कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है बेटा, क्लियर। फ्री ऑन रिसीट एफओआर बेसिस मतलब उसको कस्टमर क्या डिलीवर करने तक का जो कॉस्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं एफओआर बेसिस, हाँ है ना बेटा। तो सर वो जो प्राइस है, वो जो आपने पैसा लिया है वो रिलीज कितना हुआ, अब वो आईएनआर में आएगा बेटा आपको। अगर आपने डिम्ड एक्सपोर्ट किया तो आईएनआर में आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे आप इन दी $, बेटा। और उसके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे 1 अप्रैल वाली, कौन सी लेंगे बेटा, 1 अप्रैल ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई करता है सीबीआईसी, वो रेट ऑफ एक्सचेंज ही हम थ्रू आउट द ईयर लेंगे टू कन्वर्ट द एफओआर इनटू $, फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटस होल्डर रिकॉग्निशन बेटा। ओके, पढ़ो सर। पॉइंट्स व्हिच मेरिट कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस बेटा। मालिक सबसे पहला the export performance shall be counted on the basis of FOB of export earning in freely convertible currencies or in INR. For dimmed exports are also eligible. उसका टर्नओवर भी काउंट करते हैं for the purpose of giving the status of status holders. For dimmed export, FOR value of exports in Indian rupees shall be converted in $, at the rate of exchange notified by CBIC as applicable on 1st April of each financial year. क्लियर, 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर जो होगा वही रेट ली जाएगी। कांस्टेंट साल के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट चेंज करता रहता है उसे मतलब नहीं रखेंगे। फॉर ग्रांटिंग स्टेटस द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वुड बी नेसेसरी इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किसी एक साल में, किसी में नहीं, तीनों साल में चाहिए बेटा आपका।
देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग आईसी होल्डर्स। मान लो सर मेरा टर्नओवर कम है, आपका भी कम है, हम दोनों ने मिला के बोला कि मेरा टर्नओवर आप में क्लब करके फिर देख लो, सर ऐसा ना हो पाएगा। ठीक है सर, जैसे एग्जाम से मार्क्स मेरे आए 39, सर आप क्या है कितने 59, सर मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं तो फेल हो ही गया, मेरा एक मार्क तेरे में जोड़ दो, तुम्हारा कम से कम एग्जामिनेशन तो आ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, जस्ट किडिंग। ओके सर, एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शेल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन। सर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसको वापस री एक्सपोर्ट किया, क्लियर, तो री एक्सपोर्ट बेस पे अगर मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसको काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन। देन सर जैसे कोई गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया था, वो वापस आया और वापस उसको री एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, वो एक बार ही काउंट होगा बेटा। देन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथराइजेशन इंक्लूडिंग एस्कोमेट आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जिन गुड्स के लिए आपको ऑथराइजेशन मिली, उन गुड्स को अगर आप एक्सपोर्ट करो, भले वो एस्कोमेट आइटम हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वही एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट सर, एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ बेटा, यहां बोलता है क्या, कुछ कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को, कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स को डबल वेटेज अलाउ किया है फॉर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, सर पर एग्जांपल देने से पहले, मतलब उन लोगों के लिए अगर 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का भी टर्नओवर हुआ तो भी वो 1 स्टार में आ जाएंगे, क्योंकि उनका डबल वेटेज काउंट किया जाता है बेटा। एक बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस status category, exports by IC holders under micro and small enterprises, manufacturing units having ISO or BIS certification, units located in northeastern states including Sikkim and Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, and exports of fruits and vegetables shall be granted double weightage once in any of these categories। सर 1 स्टार के लिए, किसके लिए बेटा? 1 स्टार के लिए, रिपीट, कौन सी कैटेगरी के लिए बेटा? केवल 1 स्टार कैटेगरी के लिए बोल दिया है क्या सर, आपका जो टर्नओवर होगा उसका डबल वेटेज काउंट किया जाएगा। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर रहे हो, या जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में हो, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैविंग IS और BIS है, या फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है बेटा। सर फॉर एग्जाम्पल, सर मंगल एक्सपोर्टर एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, इसका प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में प्लस करंट ईयर में टर्नओवर कितना बेटा? सर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 1.5 करोड़, 1.5 यूएस डॉलर मिलियन, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर बेटा, क्लियर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में लिस्टेड बेटा, तो ऐसे केस में इसका जो एक्चुअल टर्नओवर 1.5 था उसको डबल काउंट किया जाएगा। कितना हो गया बेटा? 3 मिलियन यूएस डॉलर हो गया बच्चा, क्लियर। मतलब मैं एलिजिबल हो गया किसके लिए? 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए एलिजिबल हो गया, और 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस को जो बेनिफिट मिलते हैं, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वो सब मेरे को भी मिलेंगे। ठीक है सर, पर ये जो डबल वेटेज काउंट करते हैं वो केवल और केवल 1 स्टार के लिए काउंट करते हैं, बाकी के लिए नहीं बेटा। एक बार स्टेटस होल्डर का कैटेगरी में आ जाए, फिर बाद में तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ही काउंट करेंगे। इन स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का बेनिफिट दिया हुआ है। ओके बच्चों, ठीक साहब, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम की बात आती है वो होती है क्या? प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर्स, जिसका कभी कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक बार बना हुआ भी एग्जाम में, कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन टू द स्टेटस होल्डर्स। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, हु विल बी एलिजिबल, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। एक बनेगा क्या? प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर्स, वो देखिए ध्यान से, रीड करिए सर इसको आप। सबसे पहली बात सर, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, कि क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं स्टेटस होल्डर्स को बेटा। अच्छा सर, फर्स्ट ऑथराइजेशन एंड customs clearance for both import and export on self declaration basis, then fixation of input output norms on priority within 60 days by the norms committee। सर क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे आगे। सर इनपुट आउटपुट मतलब SION, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं बेटा। सर फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट में कितना इनपुट काम आता है, तो इनपुट आउटपुट रेशियो फिक्स करना पड़ता है ना बेटा, कि सर इतने इनपुट आप इंपोर्ट कर पाएंगे, तो वो जो इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होता है सर, वो इनके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स किया जाएगा विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमेटी। अच्छा एक एक पॉइंट के बहुत डेप्थ में आप मत जाइएगा बेटा, क्लियर। आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए केवल ये ध्यान रखना है क्या क्या प्रिविलेज इनको मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत बड़ी पॉलिसी, इसमें सेलेक्टेड पोर्शन ही आपके सिलेबस में आता है, बहुत डेप्थ में जा सकते हो आप, पर सर इतना अभी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इतना जाना, टाइम इतना लगाना इज वेरी मतलब आपके लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम हो जाएगा, इसलिए हम सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ रहे हैं और उतना ही पढ़ रहे जितना रेलेवेंट एग्जाम्स के लिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, बट एक्सेप्शंस आर रेमिटेंस और रिसिप्ट्स, मतलब कंपलसरी नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा ये स्टेटस होल्डर्स को। देन एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी इन स्कीम्स अंडर FTP अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जहां जहां बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है वहां इनके लिए एग्जम्प्ट होगा, बैंक गारंटी फर्निश करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बड़े लोग बेटा ये
अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड, कुछ स्पेसिफिकली बोलते नहीं आप भले स्टेटस होल्डर हो, आपको बैंक गारंटी चाहिए तो चाहिए, वो एक अलग बात होगी सर. देन 2 स्टार export houses and above are permitted to establish export warehouses. सर 1 स्टार वालों को अलाउ नहीं है, पर 2 स्टार एंड उसके अबव वाले रैंक वाले जो स्टेटस होल्डर्स है उनको एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज सेटअप करने की परमिशन मिलती है सर. देन मैन्युफैक्चरर्स हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर्स 3, 4, 5 will be enabled to self certify their manufactured products as originating from India with a view to qualify for preferential treatment अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स. सर गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी फॉरेन कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट किए, कुछ कई सारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं सर. वहां पे गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिया ओनली. आप चाइना से परचेज करके इंडिया में ला रहे हो, इंडिया से फिर भेज रहे हो, ऐसा अलाउ नहीं होता है सर. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है बेटा. पर अगर आप 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होल्डर हो तो आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो अपने गुड्स को एज दोज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स. सर फिर अब वो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि उन डिटेल में आपको नहीं जाना, बस ये पॉइंट को जो जितना आपके लिए रिलेवेंट है उतना ध्यान से पढ़िए और उतना एग्जाम आप लिखिए. देन स्टेटस होल्डर्स शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड एनुअल लिमिट. सर क्या होता है बेटा, सर सैंपल से फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट सर, विद एनुअल लिमिट सर, पर ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेटा. ठीक है, अब इनके लिए लिमिट जो दे रखी बेटा 1 करोड़ की दे रखी, वो आपके सिलेबस में आती नहीं बेटा. क्लियर सर, तो इस तरह के बेनिफिट इनको दे रखे हैं. प्लस status holders would be entitled to preferential treatment and priority in handling of their consignment by the concerned agencies. रहने बड़े लोग हैं बेटा, इनको बोलेंगे तुम लाइन में क्या लग रहे हो यार, आइए तुम्हारे हम ये काम प्रायोरिटी बेस पे कर लेते हैं बेटा. तो these are the some privileges which are given to status holders. क्लियर. अब इनका एक जिम्मेदारी भी बनता है बेटा, गवर्नमेंट इनको एक जिम्मेदारी, तुम बड़े लोग हो तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए एक्सपोर्टर आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दो, उनको प्रमोट करो, उनको मोटिवेट करो. सर स्टेटस होल्डर्स अदर देन 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस आर बीइंग मेड पार्टनर्स इन प्रोवाइडिंग मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स ईच ईयर बेस्ड ऑन स्टेटस दे अचीव. उनको बोल दिया क्या, इतने ट्रेनिंग को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट देश का प्रमोशन हो, एक्सपोर्ट प्रमोट हो बेटा. हाँ है ना भाई, डन. अब देखिए सर, ये इतना सा कंटेंट आपके लिए दे रखा है फॉर स्टेटस होल्डर. कोई टफ था क्या बच्चों? नहीं, बस इसको एक बार रीड करिए, रटना नहीं बेटा. क्लियर, एक एक पॉइंट को इन डेप्थ आपको उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, अपने लिए जो काम का उतना ही पढ़ना बेटा. अच्छा, अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं. ये मई 18 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एज इट इज. इंडिकेट 5 बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्टेटस होल्डर्स अंडर रिवॉर्ड स्कीम फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. देयर इज नो नीड टू डिफाइन द टर्म स्टेटस होल्डर. अच्छा, ये क्वेश्चन है, सिंस मई 18 में आया था तो उस टाइम पॉलिसी 2015-20 थी, इसको काट के आप लिख दीजिए 2023. क्लियर, जहां पे भी आपको ये वर्ड मिले तो आपको 23 करना बेटा. अच्छा, मैंने आंसर्स नई पॉलिसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिए सारे बेटा. क्लियर, तो वो दिक्कत नहीं बेटा आपको. तो ये जो आंसर दिए वो नई पॉलिसी के हिसाब से ये था. अच्छा, यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दिए वो एचडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर. अच्छा, अब इसमें से आपको केवल 5 बेनिफिट लिखना बेटा. 5 मार्क का मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन अब आएगा सर, जिस तरह से आजकल क्वेश्चन बनते हैं वो. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम सर जो एक क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिख के आना, 5 पॉइंट लिख के आना बेटा. 4-5 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया 5 पॉइंट लिखे आपने, तो सारे के सारे पॉइंट आप नहीं भी रटते हो चलेगा बेटा, पर 5 पॉइंट कोई भी जो आपको अच्छे लगते हो लिख के आ जाइए. ओके सर, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना है ध्यान से. हमारे क्लाइंट है उसका नाम हमने लिख दिया है सर यहाँ पे, मेसर्स कृष्णा हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. उसने अचीव कर लिया है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का टर्नओवर स्टेटस अचीव कर लिया सर. कृष्णा हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड is a manufacturer exporter of machine, वो मशीन बना के बेचता है. what would have been minimum export performance of the Krishna Handicraft Private Limited to achieve this status बेटा. अच्छा, इसने 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का करंट ईयर में स्टेटस ले लिया तो इसका टर्नओवर कितना रहा होगा, कितना, $3 मिलियन इन द प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एंड द करंट ईयर बेटा. है ना भाई, ठीक है साहब. सेकंड बात ये रहा सर, $3 मिलियन बेटा. ओके, सेकंड बात, Krishna Handicraft Private Limited wants to establish export house in accordance with applicable guidelines. What should be its export turnover to enable it to establish export warehouses? आपको पता है export warehouses वही लोग establish कर सकते हैं जो मिनिमम 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी के स्टेटस होल्डर होते हैं बेटा. तो इनको $15 मिलियन का टर्नओवर चाहिएगा इन द प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एंड द करंट ईयर, तब जाके इनको मिलेगा, अभी ना हो पाएगा सर. ओके, ठीक सर. तो छोटा सा एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन बनाइए, कभी कोई क्वेश्चन है तो कैसा बन सकता है.
ठीक है मालिक। आइए बच्चों, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जिसमें ड्यूटी एग्जम्पशन और रेमिशन स्कीम्स दे रखी है वो हम पढ़ते हैं, वो हम देखते हैं शिद्दत के साथ कि वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। सर वैसे मैंने ओवरव्यू आइडिया आपको पूरा दे रखा है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। अब सरकार, सबसे पहली बात, ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर इन दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है। ओके इसमें सबसे पहला आता है क्या, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। सर ये पर्पस क्या, अल्टीमेटली पर्पस भले वो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम हो या रेमिशन स्कीम हो, इनका पर्पस क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग रेप्लेनिशमेंट ऑफ इनपुट्स एंड ड्यूटी रेमिशन। बेटा क्लियर, सर इनपुट्स को कुल मिला के फ्रीली इंपोर्ट करना, सर ये पर्पस है इसका, सो दैट वो एक्सपोर्ट में जब यूज आता है एक्सपोर्ट की कॉस्ट नहीं बढ़े बेटा अपनी। सबसे पहला इसमें स्कीम में ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में दो स्कीम है बेटा, फर्स्ट एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इंक्लूडिंग एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, हम बात करेंगे सर। सेकंड डीएफआई स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। मेन इसके पॉइंट जो थे वो आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सर चैप्टर शुरू करने से पहले ही, पर वो जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था वो डेफिनेटली आपको यहां पे हेल्प करेगा। यहां पे अपनों को इतना टाइम नहीं लगेगा सर, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका ओवरव्यू ले चुके हैं। आपके दिमाग में आइडिया है कि आखिर एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई होता क्या है। सर पता है, आपने अगर वो चीज जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी वो अगर ध्यान से नहीं सुनी होती तो अभी यहाँ पे टाइम बहुत एक्स्ट्रा लगता और आपको मजा भी नहीं आता। आपने सिंस वो ओवरव्यू पढ़ा हुआ है, अब यहाँ आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। सर सबसे पहली बात, अच्छा इनको डिटेल में पढ़ने से पहले सर ड्यूटी एग्जम्पशन और रेमिशन स्कीम में क्या क्या बेटा, ड्यूटी एग्जम्पशन में एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई स्कीम है, ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, सर रोड टेप स्कीम और रोशेल स्कीम जो हम बात करेंगे बेटा। ओके रोशेल तो आपके सिलेबस में नहीं आता है बेटा, क्लियर, रोड टेप आता है, हम बात करेंगे, केवल नाम दे रखे हैं। अब देखिए सर एक एक स्कीम को हम पढ़ते हैं। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, ड्यूटी एग्जम्पशन में सबसे पहला क्या है, एडवांस ऑथराइजेशन। सबसे पहले सर आपने और हमने जो पढ़ रखा है उसको एक बार देख लो, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मजा, मक्खन, एकदम शानदार माहौल। सर एडवांस ऑथराइजेशन, सबसे पहली बात आपको इंपोर्ट करने से पहले ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा सर। इसका वैलिडिटी कितना बेटा, 12 मंथ प्लस 12 मंथ में आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के 90 डेज में आपको एक्सपोर्ट अचीव करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड दे रखा है 90 डेज का और आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जो आप ऑथराइजेशन लेंगे इसमें फिर ऑथराइजेशन लेने के बाद जब आप इनपुट्स इंपोर्ट करेंगे सर, सारे के सारे इनपुट्स पे सारी कस्टम्स एग्जम्प्ट होगी, इंक्लूडिंग सर बेसिक कस्टम ड्यूटी हो, 3739 हो या अदर कस्टम ड्यूटी हो बेटा, सब कुछ एग्जम्प्ट होगा। एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है, दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल। एडवांस ऑथराइजेशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, इनपुट भी आपको खुद को यूज करने, किसी और को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मिनिमम वैलिडेशन कितना है बेटा, 15% है और मिनिमम वैलिडेशन इतना करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द इंपोर्टेशन। क्लियर, डन, ये मेन बातें हमने करी थी। आइए अब यहां देखोगे तो आपको मजा आएगा सर। सर सबसे पहला एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, आइटम्स विच आर इंपोर्टेड which can be imported duty free against advance authorization. First, input that is physically incorporated in export product making normal allowance for wastage बेटा। सर मान लो मार्कर बना के मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो मार्कर में कितना इनपुट काम आता है सर, नॉर्मल जो वेस्टेज होता है वो तो काउंट करेंगे बेटा, ठीक है सर। नॉर्मली इसको बनाने में कितना इनपुट काम आता है कुल मिला के। फिर फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, वो भी एलिजिबल है सर। सेकंड, एलिजिबल एप्लीकेंट और एक्सपोर्टर, सर कौन कौन से एप्लीकेंट एक्सपोर्टर एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, कौन कौन से एक्सपोर्ट एलिजिबल है बेटा। एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड इधर टू अ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और अ मर्चेंट एक्सपोर्टर हु इज टाइड अप टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। सर सुनना बच्चों ध्यान से, मान लो मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता हूं, मैं तो एलिजिबल हुई हूं। मैं केवल एक मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब ट्रेडिंग करता हूं, मैं मार्कर बनाता नहीं हूं, मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगा इफ आई एम सर टाइड अप, मतलब टाई अप करके मैंने फ्रॉम अ विद अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। मान लो सर मैं प्लास्टिक इंपोर्ट करता हूं, मैं मार्कर नहीं बनाता, मैं प्लास्टिक इंपोर्ट करके जॉब वर्कर को दे देता हूं, एक तरह से जॉब वर्कर हो गया सर। सर वो क्या करता है, प्लास्टिक से मार्कर बनाता है और मार्कर बना के मेरे को देता है और मैं उस मार्कर को क्या करता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं। तो मैं भी एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एलिजिबल हूं, पर जब मैं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा तब मेरे को सर, मैं तो कौन हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्टर। सर मेरा टाई अप है किसे, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से, उस सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के नाम वगैरह भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं मेरे को, तो बोथ आर एलिजिबल। सेकंड मतलब मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर भी एलिजिबल है और सेकंड मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड अप विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर भी एलिजिबल है। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैन्युफैक्चर थ्रू नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस शेल बी इश्यूड टू मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ओनली। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाले हैं, दवाई बनाते बेटा, जो दवाई बनाते थ्रू नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस, अब नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस क्या था उसमें नहीं जाना बेटा आपने को। सर डॉक्टर दौड़ बनना भाई, क्लियर, सर इंजीनियर नहीं बनना है आपने को, ये चीज बड़ी ध्यान से आप। सर जो दवाई बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स,
सर वो अगर नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस का दवाई बनाते तो केवल मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ही अलाउड है इस सेक्टर में, दूसरे सर ट्रेडिंग वाले अलाउ नहीं है। क्लियर, मर्चेंट एक्सपोर्टर अलाउ नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट एलिजिबल सप्लाई। अब मैं जो इनपुट्स इंपोर्ट कर रहा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स, उससे जो बनने वाले आउटपुट गुड्स है वो मैं किसको सप्लाई करूंगा तो आई एम एलिजिबल बेटा। या तो एक्चुअल एक्सपोर्ट करो सर, एडवांस ऑथराइजेशन इज इश्यूड फॉर इनपुट्स इन रिलेशन टू रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अच्छा वो आगे आ रहा है जो मैं बता रहा था, वो यहाँ लिखा है सर, ये वो चल बाद में बढ़ता है, आगे आएगा सर। सबसे पहली बात सर, हाँ अरे भाई मैं भी कहा चाह रहा हूं आगे, ये रहा सर। एलिजिबल सप्लाई, एडवांस ऑथराइजेशन इज इश्यूड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स फॉर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सप्लाई। फर्स्ट फिजिकल एक्सपोर्ट, मैं अगर एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं तो एलिजिबल हुई हूं, इंक्लूडिंग सप्लाई टू SEZ, ठीक है सर। सेकंड इंटरमीडिएट सप्लाई भी अलाउड है, मतलब मैं क्या इंपोर्ट करता हूं सर, मान लो केमिकल मैंने इंपोर्ट किया और उसके लिए मैंने एडवांस ऑथराइजेशन लिया। केमिकल से मैं बनाता हूं क्या, प्लास्टिक, और प्लास्टिक से बनता है मार्कर मान लो, और प्लास्टिक में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लास्टिक में ऐसे किसी सप्लायर को सेल कर रहा हूं जो उस प्लास्टिक से बनने वाले आउटपुट गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर सर, तो ऐसे केस में मेरा जो सप्लाई वो क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना बेटा यार, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट सप्लाई। और मैं अगर सप्लाई करूं ऐसे किसी एक्सपोर्टर को जो उन गुड्स को यूज करेगा टू एक्सपोर्ट द गुड्स, तो ऐसे केस में मैं भी एलिजिबल हूं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए बेटा। डीम्ड एक्सपोर्ट भी एलिजिबल है, एंड फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को मैंने एज ए स्टोर्स कोई गुड सप्लाई किया है तो ऐसे केस में मैं भी एलिजिबल हूं सर फॉर एडवांस ऑथराइजेशन बेटा। ठीक है सर, ये फॉलोइंग सप्लाईज आर एलिजिबल। नाउ सर इनपुट आउटपुट रेशियो बेटा, जैसे मैंने मार्कर बनाया है और मार्कर बना के एक्सपोर्ट किया, 10 मार्कर एक्सपोर्ट किए और प्लास्टिक काम आया कितना, 1 टन, क्या पागल समझा है क्या? क्लियर सर, तो वो इनपुट काम तो आना चाहिए ना एक्सपोर्ट में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, द एडवांस ऑथराइजेशन इज इश्यूड in relation to resultant product on the following basis। फर्स्ट है एज पर SION स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म्स, गवर्नमेंट नोटिफाई किए हुए बेटा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन बेटा, जहाँ पे SION नहीं है आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए बेटा, या फिर एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स बाय द नॉर्म्स कमिटी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। क्लियर, अब ये सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम क्या होता है वो यहाँ दे रखा है बेटा। सर जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो इनपुट आउटपुट रेशियो फिक्स किया है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स SION जो फिक्स किया है, मेरे को जो गुड्स बना के मैं एक्सपोर्ट करता हूं उसमें कुछ एडिशनल तरह का इनपुट भी काम आता है बेटा। जैसे ये मार्कर जब मंगल से एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, नॉर्मली लोग केवल प्लास्टिक यूज करते हैं, मैं इसमें रबर भी यूज करता हूं कहीं कहीं। क्लियर, वो रबर जो है वो कोई और यूज नहीं करता। अब गवर्नमेंट ने जो SION फिक्स किया वो केवल और केवल प्लास्टिक के रेस्पेक्ट में फिक्स किया हुआ है, प्लास्टिक, कॉटन, कलर वगैरह सब कुछ, इंक वगैरह, पर मेरा तो रबर भी काम आता है, एडिशनल इनपुट भी काम आता है साहब। तो ऐसे केस में मैं सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के लिए अप्लाई करता हूं, मेरे वो इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में वो रबर भी इंक्लूड हो जाएगा सर, हाँ है ना। अब उसके लिए क्या लिखा है देखना ध्यान से, वेयर देयर इज नो SION, या तो कोई SION फिक्स ही नहीं किया हुआ है, या नो वैलिड एडोक नॉर्म्स फॉर एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, और वेयर मतलब या तो SION है ही नहीं या फिर SION है बट एक्सपोर्टर इंटेंड्स टू यूज एडिशनल इनपुट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑथराइजेशन अंडर दिस स्कीम ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ रेटिफिकेशन बेसिस। द एक्सप्रेशन एडिशनल इनपुट्स रेफर्स नॉट टू द एडिशनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू, मतलब मेरे को प्लास्टिक काम ज्यादा आता है, रबर ज्यादा काम आता है, उससे मतलब नहीं बेटा, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट काम आता है। से if the inputs specified in norms are x1 and x2 only बेटा, but मेरे को y भी काम आता है, if input y भी मेरे काम आ रहा then this input y would represent an additional input, अगर ऐसा काम आता तो मैं सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के लिए अप्लाई करता हूं, पर सर एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम shall be made along with the certificate from a chartered engineer बेटा, मेरे को चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी चाहिए कि हाँ सही में इसको ये एडिशनल इनपुट भी काम आ रहा है जो आपने कंसिडर नहीं किया है while fixing the SION। क्लियर, साइन मतलब वो बॉम्बे में एक स्टेशन है वो नहीं बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बोलते बेटा। सर नाउ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है सर, अब मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट दोनों में से कोई भी एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो हु इज हैविंग टाइप विद द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, दोनों एलिजिबल है, हु होल्ड्स AEO सर्टिफिकेट। याद करो कस्टम्स के अंदर ये वर्ड रिपीट यही काम आया था सर, AEO सर्टिफिकेट अंडर कॉमन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ द CBIC, जिसके पास है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, हाँ है ना बेटा। सर AEO सर्टिफिकेट जिसके पास है वो ही एक्सपोर्टर एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम। सेकंड, अ स्टेटस होल्डर हु इज अ मैन्युफैक्चरर कम एक्चुअल यूजर एंड होल्ड्स वैलिड 2 स्टार एंड अबव स्टेटस,
एंड हु हैज ऑलरेडी सबमिटेड इट्स एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एईओ। मतलब जो 2 स्टार एंड अबव हाउस वाला है उसने अगर एईओ के लिए एक बार एप्लीकेशन लगा दी है उसके बाद भी वो एलिजिबल हो जाएगा, क्लियर, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। ओके ठीक, कोई खास बात नहीं। नाउ प्री इंपोर्ट कंडीशन बेटा, मैं ऑलरेडी बात कर चुका बेटा। प्री इंपोर्ट कंडीशन मतलब आपको इंपोर्ट करने से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मिला उसके बाद आपने इंपोर्ट किया, वो सारे गुड्स एलिजिबल होंगे फॉर एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री अलाउ हो जाएंगे। एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको फिजिकली उन गुड्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इन योर आउटपुट गुड्स जो आपने बनाया है उसमें फिजिकली काम आने चाहिए, और उसके बाद वो आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए, या फिर जो डिम्ड एक्सपोर्ट वगैरह मैंने बताया उस तरह से आपका सप्लाई होना चाहिए बेटा। क्लियर, एक्चुअली आपको यूज करना है, एक्चुअली यूजर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। क्लियर, अच्छा अब यहाँ पे इनवैलिडेशन लेटर और एडवांस रिलीज ऑर्डर भी बोला बेटा। सर अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैं एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हूं, मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, तो मेरे को फिजिकली काम में लेना उन गुड्स को इन माय एक्सपोर्ट गुड्स। क्लियर, पर सर अगर मेरे को लोकली परचेज करना है इन केस ऑफ लोकल प्रोक्योरमेंट अंडर इनवैलिडेशन और एआरओ मतलब एडवांस रिलीज ऑर्डर, द इनपुट शैल बी प्रोक्योर्ड प्रायर टू मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम्स एंड शैल बी फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेटा। सर अब आप बोलोगे ये इनवैलिडेशन और एआरओ क्या होता है, यहां लिखा है बेटा इनवैलिडेशन लेटर। अगर मेरे को कोई दूसरा एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है उससे कुछ लोकली परचेज करना है, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन अगर परचेज हो रहे हैं तो उसमें इनवैलिडेशन लेटर चाहिए, और लोकल मार्केट से अगर मैं परचेज कर रहा हूं डोमेस्टिक सप्लायर तो ऐसे केस में एडवांस रिलीज ऑर्डर चाहिए बेटा। पढ़ो एक बार सर, इसको पूरे को देखो ध्यान से। इंपोर्टेड इनपुट्स आर सब्जेक्ट टू प्री इंपोर्ट कंडीशन एंड दे शुड बी फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन दी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेटा, मेकिंग नॉर्मल अलाउंस फॉर वेस्टेज। ठीक है, इन केस ऑफ लोकल प्रोक्योरमेंट अंडर इनवैलिडेशन और एआरओ द इनपुट शैल बी प्रोक्योर्ड प्रायर टू मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड शैल बी फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, फिजिकली उस एक्सपोर्ट वाले आइटम में काम आना चाहिए बेटा। ठीक है, इनवैलिडेशन लेटर, रीजनल अथॉरिटी शैल इश्यू इनवैलिडेशन लेटर व्हेन डोमेस्टिक सप्लायर इंटेंड्स टू ऑब्टेन duty free material for inputs through advance authorization for supplying resultant product to another advance authorization or DFIA और EPCC authorization वाले पर्सन को बेटा। मतलब मैं लोकल सप्लायर हूं बेटा, मैं एडवांस ऑथराइजेशन वाले से परचेज करूंगा और एडवांस ऑथराइजेशन वाले को या EPCC स्कीम वाले को ही सप्लाई करने वाला है, तो ऐसे केस में मेरे को इनवैलिडेशन लेटर चाहिए बेटा। क्लियर, और मैं ड्यूटी फ्री परचेज कर सकता हूं, कोई वायलेशन नहीं इसमें। सेकंड, एडवांस रिलीज ऑर्डर बेटा, ये कब अप्लाई होता है बच्चों, रीजनल अथॉरिटी शैल इश्यू एडवांस release order if the domestic supplier intends to seek refund of duties exempted through deemed export mechanism। मतलब क्या हो गया बेटा, सर डोमेस्टिक सप्लायर जो है अगर वो रिफंड ले रहा है थ्रू डीम्ड एक्सपोर्ट मैकेनिज्म तो वहां पे एडवांस रिलीज ऑर्डर चाहिए, और ऐसे केस में डोमेस्टिक सप्लायर हूं मैं बेटा, मैंने सप्लाई किया एडवांस ऑथराइजेशन वाले पर्सन को तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, और जो कस्टम मैंने इंपोर्ट पे किया होगा सर उस पर कस्टम का क्या मिल जाएगा, रिफंड। उसके लिए एडवांस रिलीज ऑर्डर चाहिए बिफोर सप्लाइंग टू दीज एक्सपोर्टर्स। क्लियर, डन। सरकार डीम्ड एक्सपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू रिफंड लेने के लिए मेरे को पहले सप्लाई करने से पहले ही, प्रोक्योरमेंट से पहले ही क्या करना होगा, एडवांस रिलीज ऑर्डर चाहिए बेटा। ओके मालिक, ठीक, ये प्री इंपोर्ट कंडीशन मतलब कोई खास बात नहीं, बहुत डेप्थ मत जाइए, सिंपल सी बात ये कि आपने जो इंपोर्ट किया है उससे पहले आपको ऑथराइजेशन लेना है। सेकंड थिंग, वो इनपुट आपको फिजिकली काम में आना चाहिए उस आउटपुट गुड्स में जो एक्सपोर्ट होने वाला है। डन। सर वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको जब ऑथराइजेशन मिला उसके 12 महीने के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फर्दर आपको सर रीवैलिडेशन पीरियड मिल जाएगा फॉर फर्दर 12 मोर मंथ बेटा। ओके, एंड सर डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए अगर आपको सप्लाई करना है द वैलिडिटी ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन शैल बी अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट शैल बी को टर्मिनेट्स विद द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और 12 मंथ व्हिचएवर इज लेटर बेटा। मतलब आपको डीम्ड एक्सपोर्ट में के लिए जैसे एससीजेड को सप्लाई करना है या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होता है उसको सप्लाई करना है, और वो भी एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एलिजिबल है। मान लो मैंने इंपोर्ट किया एडवांस ऑथराइजेशन में और सप्लाई करना है ऐसे किसी पर्सन को जो डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल है बेटा। मेरा सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल है बच्चों, मैं परचेज कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम्प्ट हो गया अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। नाउ मेरा जो आउटपुट गुड्स है मैं जो सप्लाई कर रहा हूं वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, डीम्ड एक्सपोर्ट आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन बेटा, अलाउड है बेटा। मैंने एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं किया, डीम्ड एक्सपोर्ट किया, अब वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए कितना टाइम में बेटा, इधर 12 मंथ या अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बेटा तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो होगा वो दिन या 12 मंथ व्हिचएवर इज लेटर बेटा, तब तक मेरा एडवांस ऑथराइजेशन वैलिड रहेगा बच्चों। ठीक है, नाउ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन बेटा। अब मैं हर बार इंपोर्ट करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन लूं, क्या मतलब बेटा, तो मैंने एनुअल एक ही साथ एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए एक साथ
एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, एलिजिबल होंगे पर सर यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट कैन ओनली बी इशूड फॉर आइटम्स विच आर नोटिफाइड अंडर SION, मतलब जिसके लिए सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम लगाई, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस है, उनके लिए एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। जिसके लिए SION फिक्स किया उन्हीं इनपुट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, एक्सपोर्टर्स हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2 preceding financial years shall be entitled for advance authorization for annual requirement। भले 1 रुपए का एक्सपोर्ट हो चलेगा सर, पर पिछले 2 सालों में आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, वही एलिजिबल है। अब एलिजिबल है तो कितना सर, entitlement in terms of CIF value of import shall be up to 300% of the FOB value of physical export and or FOR value of deemed export in the preceding financial year। पिछले साल जो आपने एक्सपोर्ट किया था प्लस डीम्ड एक्सपोर्ट जो किया था, एक्सपोर्ट प्लस डीम्ड एक्सपोर्ट, उसका जो टर्नओवर है उसका 3 टाइम्स एक तरह से, और रुपीज 1 CR विच एवर इज हायर। आपने साल भर के लिए एक साथ ही एडवांस ऑथराइजेशन ले लिया, बार बार इंपोर्ट के लिए आपको एडवांस ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। अब अगर आप एलिजिबल हो तो कितने के लिए बेटा, जो आपका पिछले साल का टर्नओवर था FOB वैल्यू का, एक्सपोर्ट का या डिम्ड एक्सपोर्ट का, क्लियर, उसका 3 टाइम्स और 1 CR विच एवर इज हायर, इतना आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। इलस्ट्रेशन दे रखा समझाने के लिए इसी को छोटा सा बेटा, कंप्यूट द एंटाइटलमेंट फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्सपोर्टर having export performance in 3 years, past 3 years and last financial years data being okay। सर आपके पिछले 2 साल में, एटलीस्ट 2 साल में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसका 3 साल में था, ठीक है साहब, एलिजिबल है। फिजिकल एक्सपोर्ट FOB 20 लाख का, डीम्ड एक्सपोर्ट है FOR 15 लाख का, मतलब 20 + 15 कितना हो गया 35 लाख, 35 लाख का 300% मतलब 3 टाइम्स 105 लाख, 105 लाख और 1 CR विच एवर इज हायर, मतलब 105 लाख के लिए आप एलिजिबल हो फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है साहब, ठीक। वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन शैल बी 15%। अच्छा, वैल्यू एडिशन कैसे काउंट करेंगे बता चुका हूं बेटा मैं। मान लो आपने 1 CR का इंपोर्ट किया, जो CIF वैल्यू थी बेटा आपकी, CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कितना है बेटा 1 CR, तो 1 CR प्लस 15% 1.15 CR का आपका FOB वैल्यू होना चाहिए एक्सपोर्ट का बेटा, क्लियर, डन। सो मिनिमम वैल्यूएशन कैसे काउंट करेंगे, कितना काउंट करना, आई होप समझ में आया बेटा। देन इंपोर्ट ऑफ मैंडेटरी स्पेयर्स। अब क्या होता है बेटा, मान लो आप कोई मशीन मैन्युफैक्चरर हो बेटा, अब मशीन मैन्युफैक्चरर को मशीन के साथ में कुछ स्पेयर्स कंपलसरी साथ में सप्लाई करने ही पड़ते हैं, तो उन स्पेयर पार्ट्स को भी आप साथ में, जब आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया उसमें आपने इनपुट इंपोर्ट किए, तो सर स्पेयर्स भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, पर स्पेयर की वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द CIF वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन बेटा। आपको 1 करोड़ की ऑथराइजेशन मिली बेटा, मान लो इंपोर्ट की वैल्यू का 1 करोड़ का आपको परमिशन मिला है, तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है 10 लाख रुपए। स्पेयर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड विद द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अंडर एडवांस ऑथराइजेशन अप टू अ वैल्यू ऑफ 10% ऑफ द CIF वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन बेटा। मशीन के साथ में जो कंपलसरी, जो मैंडेटरी आपको स्पेयर सप्लाई करने हैं, वो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, पर उसकी लिमिट दे रखी कितनी बेटा, विदाउट कस्टम आप इंपोर्ट कर सकते हो, पर उसकी लिमिट कितनी है 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ द ऑथराइजेशन बेटा। आप ये एडिशनली और इंपोर्ट कर सकते हो। 1 करोड़ का आपको ऑथराइजेशन मिला, 1 करोड़ के इनपुट आप इंपोर्ट कर सकते हो, प्लस 10 लाख के आप मैंडेटरी स्पेयर्स भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है सर। नाउ डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड, कौन कौन सी ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है, मैंने बताया ना सारी ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है बेटा। कौन कौन सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जैसे एक्साइज वगैरह केस में लगता है ना बेटा 31, 35 वगैरह बेटा, कुछ गुड्स पे अभी भी लगता है ना एक्साइज, तो ठीक है, पेट्रोल वगैरह, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी वेयर एवर एप्लीकेबल, प्लस IGST और GST सेस भी एग्जेम्प्टेड। नोट, imports under advance authorization for physical as well as deemed exports are also exempt from whole of the IGST और GST compensation cess। मतलब इस लिस्ट में आप नाम लिख दीजिए क्या, IGST प्लस GST compensation cess, मतलब all custom duties are exempted, ठीक है, सारी तरह की कस्टम एग्जेम्प्ट है कुल मिला के। नाउ एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन बताया ना सर, जो आपने इनपुट्स इंपोर्ट किए वो आप खुद ही यूज कर सकते हो, किसी और को नहीं बेच सकते। प्लस अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो हु इज हैविंग टाई विद द सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे केस में आप उस सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को भेज सकते हो वो गुड्स, और वो उससे बनने वाला आउटपुट गुड्स आपको देगा, और वो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पर किसी और को आप इनपुट्स नहीं बेच सकते, सिंपल सी बात ये है। हाँ सर, वेस्ट स्क्रैप अगर राइज हुआ है बेटा,
During the process of the manufacturing of the output goods, the waste or scrap arising out of the manufacturing process is allowed can be disposed of on payment of applicable duty even before fulfillment of the export obligation. बच्चों ठीक है, आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब जो आपने इंपोर्ट किया प्लस 15% का वैल्यूडेशन करके एक्सपोर्ट करना है बेटा. क्लियर सर. अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा सर. पहली बात तो ये, जो इनपुट्स आपने इंपोर्ट किए वो किसी और को नहीं बेच सकते आप. सेकंड थिंग, उस इनपुट से बनने वाले आउटपुट गुड्स जो है वो आउटपुट गुड्स भी आपको एक्सपोर्ट ही करने पड़ेंगे जब तक कि आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हो जाता है. मतलब क्या है? बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है बेटा. मान लो 1 CR का आपको ऑथराइजेशन मिला था, आपने 1 करोड़ के इनपुट्स इंपोर्ट किए. अब उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स मिनिमम वैल्यूडेशन 15 लाख का बेटा. 1 करोड़ 15 लाख ये है आउटपुट गुड्स. ये है आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टर्नओवर बेटा. जिस दिन आप 1 करोड़ 15 लाख का एक्सपोर्ट का टर्नओवर अचीव कर लोगे, मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड, उसके बाद भले ही वो ड्यूटी फ्री इनपुट थे, उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. बट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शुड बी अचीव्ड. क्लियर. अच्छा, उस इनपुट को तो आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकते बेटा, पर उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो. कंडीशन क्या है? आपका मिनिमम वैल्यूडेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए. पर वेस्ट स्क्रैप जो अराइज हुआ है बेटा, उस वेस्ट स्क्रैप को आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो इवन बिफोर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. वो कोई तकलीफ नहीं सर. क्लियर. डन. आई रिपीट, इनपुट जो इंपोर्ट किए वो आपको यूज करने, आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकते, पर उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या? आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद बेचिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है. सेकंड थिंग, वेस्ट स्क्रैप जो जनरेट हो रहा है उसका आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाहते हो, वो बेचिए, कोई दिक्कत नहीं. उसमें जो कस्टम्स के हिसाब से जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट होंगे बेटा उस पर. बस. नेक्स्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई बाय फॉरेन बायर. इसका मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, इलस्ट्रेशन दे रखा मैंने, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. अभी इसको 2 मिनट के लिए पेंडिंग रख लीजिए. बोलना है तो मैं बोल देता हूं फिर भी कि सर अगर आपने मान लो कोई इनपुट्स इंपोर्ट किए 1 CR के, कितने के बेटा? 1 CR के. अब आपका एक्सपोर्ट जो होना चाहिए वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है? 15% वैल्यूडेशन करना पड़ेगा. 1 करोड़ 15 लाख का होना चाहिए बच्चे. क्लियर. पर उस एक्सपोर्टर ने, सॉरी मैं मान लो एक्सपोर्टर हूं सर, जो वो सप्लायर था जिससे मैं गुड्स इंपोर्ट करके गुड्स बना के फिर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसने कुछ रॉ मटेरियल मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया था. उसकी वैल्यू थी मान लो कितनी सर? 25 लाख की बेटा. तो मैंने 1 करोड़ का तो इंपोर्ट किया ही किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने कितना दिया बेटा? 25 लाख का. तो मेरा टोटल इंपोर्ट कितना हो गया? 1 करोड़ 25 लाख का बेटा. अब मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो उससे पेमेंट कितना लिया बेटा? 1 करोड़ 15 लाख रुपए लिया मैंने, प्लस 25 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल भी तो लिए मैंने. तो एक तरह से मैंने सेल प्राइस जो से ली है, कितनी ली है? 1 करोड़ 15 लाख. ये तो कैश में लिया, प्लस 25 लाख रुपए का फ्री रॉ मटेरियल भी तो मैंने लिया है उससे साहब. तो मेरा एक तरह से एक्सपोर्ट कितना का हो गया? 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 15 लाख प्लस 25 लाख बेटा, 1 करोड़ 40 लाख का मेरा एक्सपोर्ट हो गया. और इंपोर्ट कितने का हुआ? 1 करोड़ का तो मैंने एक्चुअली इंपोर्ट किया, प्लस 25 लाख का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल भी तो लिया बेटा. तो मेरा परचेज हो गया 1 करोड़ 25 लाख का और एक्सपोर्ट हो गया 1 करोड़ 40 लाख का. फिर कंपेयर करना कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों. क्लियर. तो इंपोर्ट मानेंगे 1 करोड़ 25 लाख का, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है और उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स वापस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर. तो ऐसे केस में वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो रॉ मटेरियल आया है, इनपुट जो आया है, उसको परचेज कॉस्ट में भी ऐड करना है और सेल वैल्यू में भी ऐड करना है. उसके बाद कंपेयर करना कि मिनिमम वैल्यूएशन आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ कि नहीं हुआ. इसका न्यूमेरिकल दे रखा, तब समझ में आएगा बेटा आपको. ठीक है सर. आइए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एंड इट्स एक्सटेंशन बेटा. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. क्लियर सर. मिनिमम वैल्यूएशन पूरा करके आपको पूरा करना पड़ेगा एंड 90 डेज के अंदर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाना चाहिए, पर इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, आपको ध्यान रखिएगा बेटा. क्लियर. डन. समझे मेरी बात? बाकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका आपसे बेटा. एडमिसिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक बेटा. अच्छा, मान लो आपके लिए आपने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा बेटा, पर फिर भी आपने कस्टम्स पे कर दिया, तो क्या वो कस्टम्स का आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा? आंसर इज यस. हमने कस्टम्स ड्रॉबैक के लिए सर अप्लाई किया, आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा. पर अगर आपने कस्टम्स पे ही नहीं किया, आपने एडवांस ऑथराइजेशन लेके विदाउट कस्टम्स आपने इंपोर्ट किया, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी ड्रॉबैक एट ऑल. अच्छा, एक बात और. अब मान लो आपने कुछ इनपुट इंपोर्ट किए, कुछ इनपुट इंपोर्ट किए, कुछ पे तो आपने एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट ले लिया, कुछ पे नहीं लिया. तो जो कुछ पे नहीं लिया ना बेटा, उस कुछ के लिए आप ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उस कुछ पे आपने कस्टम पे किया हुआ बेटा, एंड उससे बनने वाला आउटपुट गुड्स आपने अगर आपने एक्सपोर्ट किए, तो सर जो
कस्टम आपने पे किया, जिस पोर्शन पे आपने पे किया दैट विल बी अलाउड एज ड्रॉबैक, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे केस में ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए बेटा, ठीक है, कोई खास बात नहीं। आइए कुल मिला के जो कस्टम एग्जाम्प्ट हो गया अंडर एडवांस ऑथराइजेशन वो कोई तकलीफ नहीं, जो कस्टम पे किया उसका रिफंड ले आना अंडर ड्रॉबैक बेटा। ऑडिट और स्पेशल ऑडिट बेटा, ठीक है सर। लास्ट देखो आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया, गवर्नमेंट को कस्टम नहीं मिला तो गवर्नमेंट चेकिंग तो करेगी ना कि आपने सही काम किया कि नहीं किया बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। कंसर्न्ड norms committee may conduct audit of the manufacturer. Concerned norms committee may also initiate special audit considering the nature and complexity of the case and revenue of the government if he is of the opinion at any stage of scrutiny, inquiry, investigation that the norms have not been claimed correctly or the excess benefit has been availed। तो ऐसे केस में आपके लिए वो स्पेशल ऑडिट भी शुरू कर सकते हैं। स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इवन इफ द मैन्युफैक्चरर हैज ऑलरेडी बीन ऑडिटेड वंस। सर आपका ऑलरेडी ऑडिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्पेशल ऑडिट नहीं हो सकता, स्पेशल ऑडिट तो हमेशा हो ही सकता है सर, कोई खास बात नहीं सर। आओ बच्चों, अब सर यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट दे रखे फॉर एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई स्कीम, उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट आपके लिए यहाँ लिखे हैं बेटा। फर्स्ट, डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ इनपुट्स। बच्चों आप मुझे बताओ सर, एडवांस ऑथराइजेशन हो या डीएफआई स्कीम हो, इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलाउ किया है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स। अब आप इनपुट इंपोर्ट कर रहे हो विदाउट कस्टम्स, वही इनपुट डोमेस्टिक मार्केट के जो सप्लायर वो भी सप्लाई करते हैं बेटा। तो यू टेल मी, अगर डोमेस्टिक मार्केट वाले सप्लाई मुझे कर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, उस परचेज पे कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, और एडवांस ऑथराइजेशन में मान लो मैंने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स, मार्कर बना के मैं एक्सपोर्ट करता हूं बेटा, उसके लिए प्लास्टिक मैंने इंपोर्ट किया, तो एडवांस ऑथराइजेशन अगर मैंने ले रखा है तो उस प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जेम्प्ट, और वही प्लास्टिक अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट से लूं और वहां टैक्स लगाया जाए जीएसटी वगैरह, तो कहां का इंसाफ। या मेरे को बोल दे कि एडवांस ऑथराइजेशन में टैक्स फ्रीज अलाउड है, वो केवल इंपोर्टेड अलाउड है बेटा, वाह भाई, तो देश के लोग क्या करेंगे। तो सर गवर्नमेंट जो है ना बेटा, वो देश के लोगों को प्यार करती है और बोला क्या, कोई चिंता वाली बात नहीं है, भले ही इसने मंगल ने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है या डीएफआई ले रखा है, मंगल तुम इंपोर्ट भी कर सकते हो और सर डोमेस्टिक मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। और आपको याद हो तो सर डिम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में जीएसटी में इसको इंसर्ट किया हो बेटा, पढ़ो। द होल्डर ऑफ एन एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई स्कीम कैन प्रोक्योर द इनपुट्स फ्रॉम indigenous suppliers or state trading enterprises or EOU, ESTP, biotechnology park, software technology park in lieu of direct import। वो import ना करे चलेगा साहब, वो indigenous supplier से भी purchase कर सकता है। such procurement can be against advance release order और invalidation letter बेटा, मैंने बताया था आपको advance authorization holder to advance authorization holder वहाँ पे invalidation letter चाहिए, बाकी डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर रहा हूँ तो एडवांस रिलीज ऑर्डर चाहिए बेटा। validity of advance release order और invalidation letter shall be co-terminus with the validity of the authorization बेटा, जितने टाइम के लिए मेरे को ऑथराइजेशन दे रखा है एडवांस ऑथराइजेशन, उसके साथ को-टर्मिनेट कर देंगे, मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे बेटा, उतना ही पीरियड का देंगे वैलिडिटी बेटा, किसके लिए, एडवांस रिलीज ऑर्डर और इनवैलिडेशन लेटर बेटा। कुल मिला के डोमेस्टिक मार्केट से परचेज कर सकता हूँ, ठीक है सर। करेंसी फॉर रिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, सर हमेशा कन्वर्टेबल, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या आईएनआर में ही पैसा आना चाहिए बेटा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का बेटा, ठीक है। और आरबीआई ने अलाउ किया तो वहां आईएनआर, बाकी फॉरेन करेंसी माना चाहिए बेटा। देन री इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर गुड्स अंडर ड्यूटी एग्जिबिशन और रेमिशन स्कीम, सर गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम मे बी री इंपोर्टेड इन सेम और सब्सटेंशियली सेम कंडीशन फॉर्म सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड कंडीशन बेटा। मान लो मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, वो वापस से सेल रिटर्न हो गया एक तरह से, तो चलेगा सर, अलाउड है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बस कंडीशन क्या है, अल्टीमेटली मेरा वो 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो जाना चाहिए वैल्यूएशन करने के बाद बेटा, ठीक है, डन। ये हमने एडवांस ऑथराइजेशन के कई सारे पॉइंट पढ़े, आई होप आपको चीजें समझ में आई, टफ नहीं लगा, ओके। अब सर इलस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो हमको आता है। क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर पार्ट लगता है, थ्योरी टाइप पोर्शन लगता है, तो क्या होता है टॉपिक पढ़ने में लगता है पता नहीं जिंदगी में क्या हो गया है भाई, हो क्या रहा, चल क्या रहा है, तो इलस्ट्रेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जिंदगी सही चल रही है बेटा आपकी। वेस्टर्न लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स गुड्स by using imported inputs and supplies the same under aid program of the United Nations, ठीक है साहब, ओके। और पता है यूनाइटेड नेशंस के किसी प्रोग्राम को आपने सप्लाई किया तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। द पेमेंट फॉर सच सप्लाई इज रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज, बहुत बढ़िया बात है सर। कैन वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर सीक एडवांस ऑथराइजेशन इन रिलेशन टू सप्लाईज मेड बाय इट, आंसर इज यस। सर पता है अगर आप इनपुट्स इंपोर्ट करना चाहते हो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, तो उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स भले आप एक्चुअल एक्सपोर्ट करो या डीम्ड एक्सपोर्ट करो,
चलेगा साहब, यू विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। सेकंड इलस्ट्रेशन, ए राहुल, नाम तो सुना ही होगा आपने, पर ये लिमिटेड बेटा, जिस राहुल का आप नाम सुना वो अनलिमिटेड था बेटा। क्लियर सर, राहुल लिमिटेड has imported inputs without payment of customs under advance authorization. The CIF value of such inputs is rupees 15 lakh. 15 लाख का उसका CIF value है. The inputs are processed and final product is exported. बहुत अच्छा बेटा. The exports made by Rahul Limited are subject to general rate of value addition prescribed under advance authorization which is 15%. कुछ specific goods के लिए कुछ अलग authorization, कुछ अलग value addition भी दे रखा है, वो आपको याद ही नहीं करना, पढ़ना भी नहीं सर. No other input is being used by Rahul Limited in the processing. बहुत अच्छी बात है सर. The FOB value of export made by Rahul Limited is rupees 20 lakh. Is Rahul Limited eligible for advance authorization scheme as per the provisions of advance authorization? बेटा कुल मिला के 15 लाख का उसने इंपोर्ट किया, 15% वैल्यूडेशन बेटा. अब 15 लाख का 15% करिए सर, कितना आता है? 225 आता है क्या बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही भाई सर. तो 15 लाख प्लस 2.25 लाख होता है कितना? 17.25 लाख का इसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होना चाहिए. इसने कितने में एक्सपोर्ट किया है? 20 लाख में एक्सपोर्ट किया है. यस, ये एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एलिजिबल है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं. इसने मिनिमम वैल्यूडेशन क्राइटेरिया फुलफिल किया है. आओ मालिक. अरे ये सब क्वेश्चन जो था ना बेटा, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले थी 2015-20 सर, उसमें भी क्वेश्चन थे. इन सबको मैंने मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी और आपको दिया, सो दैट आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अगर होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा आपका. आइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पी लिमिटेड imports goods worth rupees 20 lakh free of cost from M Corporation of UK under advance authorization beta. It also imported goods worth rupees 50 lakh under advance authorization beta. Oh ho, मतलब 20 लाख का तो इसने 50 लाख का तो इसने एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अंडर इंपोर्ट किया ही किया. 20 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको गुड्स उस बाहर के आदमी ने इंडिया में दिया बेटा. द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज सप्लाइड टू M Corporation of UK. जिसने वो रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा था बेटा, उसी को आउटपुट गुड्स बेचा इसने एट FOB वैल्यू ऑफ रुपीज 65 लाख. तो सर इसने जो एक्सपोर्ट किया वो 65 लाख तो कैश लिया होगा और 20 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल भी तो आया बेटा उसके पास, आया ना भाई? तो सर जो 20 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल आया है उसको इनपुट की कॉस्ट में भी ऐड करेंगे और एक्सपोर्ट की वैल्यू में भी ऐड करेंगे. अभी मैंने ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको बेटा, ये रहा. जब मैंने बताया था इसका मैं इलस्ट्रेशन करूंगा तो बताऊंगा, वो आ गया ये क्वेश्चन. तो सर 50 लाख का तो उसने एक्चुअली इंपोर्ट किया, 20 लाख का उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आया, तो टोटल उसका इंपोर्ट हो गया कितने का? 70 लाख का. एक्सपोर्ट जब किया उसने FOB लिया कितना? 65 लाख और 20 लाख का उसने फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल भी तो लिया, वो भी तो इसकी सेल प्राइस का पार्ट बनेगा एक तरह से, क्योंकि प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन. क्लियर? तो एक तरह से 85 लाख उसका एक्सपोर्ट का वैल्यू हो गया. इंपोर्ट टोटल क्या? 70 लाख का. एक्सपोर्ट उसने टोटल किया कितने का? 65 लाख का. डिटरमाइन वेदर द अफोर्सेड एक्सपोर्ट इज एलिजिबल एक्सपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और नॉट. 15% वैल्यू एडिशन होता है बेटा. क्लियर? तो 70 लाख का 15% कितना होता है मेरे भाई? सर 10.5 लाख. तो 10.5 मतलब 80.5 लाख आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा. आपने एक्सपोर्ट किया 85 लाख का, एक्चुअली 65 लाख लिया प्लस 20 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल था, तो अल्टीमेटली यू हैव अचीव्ड योर टारगेट. भारत माता की जय, कोई तकलीफ वाली बात नहीं. आइए सर, लेसन 7, कार्तिक लिमिटेड. कार्तिक लिमिटेड हैज यूज्ड, कार्तिक बहुत नाम चल रहा है आजकल मूवीज वगैरह में बेटा. सर कार्तिक लिमिटेड हैज यूज्ड सम ड्यूटी पेड इनपुट्स इन इट्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेटा. ठीक है सर. हाउएवर फॉर द रेस्ट ऑफ द इनपुट्स ही वांट टू अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन बेटा. कैन ही डू सो? एक्सप्लेन. यस, उसने कुछ ड्यूटी पेड इनपुट्स इंपोर्ट कर लिए बेटा. सर तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में जरूरी नहीं कि सारे के सारे ड्यूटी फ्री ही यूज करिए. आपने अगर कुछ इनपुट पे कस्टम पे कर दिया और कुछ इनपुट के लिए आप एडवांस ऑथराइजेशन ले रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो कुछ इनपुट पे आपने कस्टम पे कर दिया उसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. यू कैन अप्लाई फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर दी ड्यूटी पेड इनपुट्स. हाँ, जैसे कस्टम के अंदर ऑल इंडस्ट्रियल रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक होता है बेटा, वो तो तब मिलता है जब सारे इनपुट्स आपके इंपोर्टेड हो जिस पे कस्टम पे किया, पे कुछ ही इनपुट पे आपने कस्टम पे किया तो आपको ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए स्पेसिफिकली आपको उतनी ड्यूटी पे उतने इनपुट्स जिस पे आपने कस्टम पे किया उस कस्टम का आपको रिफंड मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा बेटा. अदरवाइज रिमेनिंग इनपुट्स के लिए आप एलिजिबल हो फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, हमें कोई तकलीफ नहीं है. पढ़ लीजिए बेटा. यस, कार्तिक लिमिटेड कैन डू सो इन केस ऑफ
part duty free and part duty paid inputs, both advance authorization and drawback will be available. जो हमने पढ़ा बेटा, advance authorization can be obtained for any duty paid material whether imported or indigenous used in export goods as per drawback rate fixed by Department of Revenue, Ministry of Finance, Directorate of Government of Drawback. ठीक है सर, जो गवर्नमेंट फिक्स करेगा ड्रॉबैक उतना बेटा. एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग ड्यूटी फ्री मटेरियल. ठीक है सर. ड्रॉबैक अलाउड मस्ट बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन. इन सच केस ऑल इंडस्ट्री रेट्स आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ऑल इंडस्ट्री तो तब अप्लाई होती है जब सारे इनपुट्स ड्यूटी पेड हो और सारे ड्यूटी का आपको रिफंड लेना हो. तो The manufacturer has to get specific brand rate fixed from the commissioner for these exported goods, क्योंकि उसको कुछ ही इनपुट के कुछ ही कस्टम का ड्रॉबैक लेना है. सर मान लो सर जनरली कस्टम लगता है सारे इनपुट्स पे 2 लाख रुपए का बेटा, इसने तो कुछ इनपुट ही ड्यूटी पे इंपोर्ट किया, मान लो 50,000 के ही इसने कस्टम ड्यूटी पे किया कुछ इनपुट पे बेटा, बाकी 1.5 लाख का जो कस्टम था वो ऑटोमेटिक इसका एग्जम्प्ट हो गया ड्यू टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. तो सर इसको 50,000 का रिफंड मिलना चाहिए ना यार, तो ही विल हैव टू अप्लाई फॉर ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक इस स्पेसिफिक गुड्स के लिए बेटा. ओके ठीक सर. आइए मालिक, DFIA स्कीम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है बेटा. आप एक्सपोर्ट कर लीजिए सर, उसके बाद आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा. और मिनिमम वैल्यूएशन क्राइटेरिया कितना है? 20% बेटा. एक बार आपको जो मैंने चार्ट बनवाया था वो देख लीजिए, तो माहौल के साथ आप रिवाइज कर पाएंगे. DFIA स्कीम सर ये पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस पे होती है बेटा. सबसे पहले इसका प्रोसेसर क्या होता है बेटा, आप एक DFIA स्कीम के लिए पहले एप्लीकेशन देंगे DGFT को सर, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कंप्लीट करेंगे विद इन 12 मंथ. क्लियर. एक्सपोर्ट कंप्लीट करने के बाद आपको DFIA इशू होगा, और DFIA जो इशू होगा उसकी वैलिडिटी 12 मंथ है फॉर इंपोर्ट. एंड सर इस 12 मंथ में जो आप इंपोर्ट करेंगे, क्लियर, उसमें केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट होगा. एडवांस ऑथराइजेशन में सारी कस्टम एग्जम्प्ट थी बेटा, हाँ है ना भाई. अच्छा, अब ये DFIA के केस में आप ऑलरेडी सिंस आपका आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट कर चुके हो, इसलिए आप चाहे तो ये DFIA ऑथराइजेशन को आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो ऑन अ कंसिडरेशन. क्लियर. या फिर सर आप खुद ही इनपुट्स इंपोर्ट कर लिए विदाउट कस्टम्स, और आप उस इनपुट को किसी और को बेच सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बस कंडीशन क्या थी बेटा, जितना आपने इनपुट इंपोर्ट किया उसका 20% वैल्यूएशन होके एक्सपोर्ट आपका ऑलरेडी हो जाना चाहिए बेटा, जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे बेटा अब तक. ओके ठीक. अब पढ़िए सर इसको चैप्टर से, सर मजा आएगा सर आपको. प्रोविजंस एप्लीकेबल टू advance authorization are broadly applicable in case of DFIA also beta. However, these authorization shall be issued only for products for which SON has been notified. देखो एडवांस ऑथराइजेशन में तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे भी कर सकते थे, यहाँ पे केवल SON जिसके लिए फिक्स है उसके लिए मिलेगा DFIA स्कीम. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज अलाउड टू ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स एज वेल एज ऑफ ऑयल कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. सर टायर के लिए इंपोर्ट ऑफ टायर्स अंडर DFIA स्कीम इज नॉट अलाउड. टायर के लिए मना करा हुआ, सब टायर के लिए हम DFIA स्कीम नहीं देंगे. ठीक है. ड्यूटीज एग्जम्प्टेड, केवल और केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट है, बाकी कोई ड्यूटी एग्जम्प्ट नहीं. बाकी ड्यूटीज के लिए आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है. फिर एलिजिबिलिटी पोस्ट एक्सपोर्ट बेस पे मिलती है बेटा. क्लियर. सर एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट अंडर DFIA बेटा. पहले आप एप्लीकेशन देंगे फिर एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे बेटा. अब नो DFIA फॉर इनपुट्स विथ एक्चुअल यूजर कंडीशन बेटा. अगर किसी इनपुट में SON जो फिक्स किया बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जिसके लिए फिक्स किया, उस कंडीशन वहां पर किसी इनपुट के लिए फिक्स कर दिया कि यहाँ पे एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब जिसने इंपोर्ट किया उसी को यूज करना है, तो सर ऐसे इनपुट के लिए DFIA स्कीम एलिजिबल नहीं होगी. रीजन बिंग DFIA तो क्या है, पोस्ट एक्सपोर्ट बेस है ना यार, और उसके बाद आप इनपुट इंपोर्ट करके आप बेच सकते हो किसी को भी बेटा. क्लियर. या आपका ऑथराइजेशन भी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो. इसलिए जिन गुड्स के लिए एक्चुअल यूजर कंडीशन प्रिस्क्राइब करी हुई है SON में, वो इनपुट DFIA के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे. उन इनपुट के लिए DFIA आपको मिलेगा ही नहीं सर. मिनिमम वैल्यूएशन क्राइटेरिया इज 20%. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ DFIA, रीजनल अथॉरिटी शैल इश्यू ट्रांसफरेबल DFIA, आप किसी को भी बेच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. वैलिडिटी ऑफ DFIA, सर आप जिस दिन आपने अप्लाई किया DFIA के उसके 12 मंथ के अंदर आपको एक्सपोर्ट पूरा करना पड़ेगा. एंड एक्सपोर्ट करने के सर 12 मंथ तक आपको DFIA एक्सपोर्ट किया, DFIA आपको इश्यू हो जाएगा. DFIA इश्यू उसके 12 मंथ तक वो वैलिड रहेगा बेटा. ठीक है. नो फर्दर रीवैलिडेशन शैल बी ग्रांटेड फ्रॉम द रीजनल अथॉरिटी. मतलब जैसे एडवांस ऑथराइजेशन में था बेटा 12 मंथ प्लस 12 मंथ, यहाँ पे केवल 12 मंथ ही है, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता. एंड सेपरेट DFIA शैल बी इशूड फॉर ईच SION बेटा. हर स्टैंडर्ड इंपोर्ट नॉर्म्स जो गुड्स है बेटा, उसके लिए हर एक के लिए सेपरेट DFIA आपको इशू कराना पड़ेगा. क्लियर. डन. कोई खास बात नहीं बेटा. मतलब हमने जो एडवांस ऑथराइजेशन पढ़ा था मोटा मोटी यहाँ पे सेम है, जो डिफरेंस थे हमने पढ़ लिया बेटा. अब एक बार एक क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए ध्यान से. एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर रिडीमिंग
authorization under duty free import authorization scheme as per FTP 2023 beta. Sir, DFI scheme is also an advance authorization scheme in which benefit availed in advance of duty free import of inputs, oil, catalyst to procure goods for export. It is authorized by regional authority under FTP 2023 beta. मतलब आप inputs, oil, catalyst को import कर सकते हो without custom beta. For redeeming DFI scheme, export obligation shall be fulfilled with a value addition norm which is minimum 20%. Export obligation shall be fulfilled within 12 months from the date of online application for DFI. जिसने आपने DFI के लिए अप्लाई किया उसके 12 महीने में आपको एक्सपोर्ट पूरा करना पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट पूरा करने के बाद आपको DFI मिल जाएगा. DFI मिलने के 12 मंथ के अंदर आपको इंपोर्ट पूरा करना पड़ेगा और DFI इज अ ट्रांसफरेबल बेटा. देन इट इज रिलेवेंट टू नोट दैट अंडर DFI स्कीम बोथ स्कीम्स एंड द इंपोर्टेड मटेरियल्स आर ट्रांसफरेबल. आप स्कीम भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो बेटा फॉर अ कंसिडरेशन, और इनपुट्स इंपोर्ट करके भी बेच सकते हो इनपुट को डायरेक्टली. चलेगा सर. Discuss briefly the similarities and differences between advance authorization and DFI scheme beta. In both the DFI and advance authorization, import of inputs, oil and catalyst which are required for export product are permitted to be imported without payment of any custom duty. Further, the method of computing valuation for all the scheme is same. किस तरह से आपको वैल्यूडेशन कंप्यूट करना है वो मैंने बताया ना आपको बेटा. CIF वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्लस 15% या 20%, मेथड सेम है बेटा, और इतना मिनिमम आपका FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए बेटा. नाउ डिफरेंसेस क्या क्या बेटा. फर्स्ट DFI और एडवांस ऑथराइजेशन. वैसे मेजरली आपने ओवरव्यू के टाइम देख लेता सर. सबसे पहली बात, एडवांस ऑथराइजेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल. हियर DFI इज ट्रांसफरेबल आफ्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड बेटा. देन यहाँ मिनिमम वैल्यूएशन 15% है, यहाँ 20% है बेटा. यहाँ पर DFI केवल और केवल SON जिनके लिए फिक्स है उसी के लिए इश्यू हो सकता है बच्चा. क्लियर. पर एडवांस ऑथराइजेशन के केस में भले SON फिक्स नहीं है, आप सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के बेस पर, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह के बेस पर भी एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हो बच्चों. नाउ सर, और हाँ DFI के अंदर क्या बेटा, DFI कैन नॉट बी इशूड वेयर SON प्रिस्क्राइब्स एक्चुअल यूजर कंडीशन बेटा. क्योंकि एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, आप जिसने इंपोर्ट किया वही यूज करेगा. पर DFI में क्या है बेटा, इनपुट्स आप किसी को बेच सकते हो. इसलिए अगर किसी गुड्स के लिए एक्चुअल यूजर कंडीशन प्रिस्क्राइब करी हुई है तो वो आप DFI स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते बेटा. ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली ट्रांसफर होता है बच्चों. क्लियर. डन. और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसके लिए SIN फिक्स है वही आप DFI के लिए एलिजिबल है, जिसके लिए SIN फिक्स नहीं वो DFI के लिए एलिजिबल नहीं. पर ऐसा एडवांस ऑथराइजेशन में नहीं होता बेटा. ठीक है मालिक, कोई खास बात नहीं. 3-4 बार हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आओ मालिक, एक बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम एक और. ड्यूटी रिमिशन स्कीम, जिसको बोलते हैं क्या, ड्यूटी ड्रॉबैक, जिसका डिस्कशन हम कस्टम में ऑलरेडी कर चुके हैं. ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 75 एंड 74 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. सर सेक्शन नंबर 74 क्या बोलता है. अच्छा, ड्यूटी रिमिशन स्कीम क्या बेटा, आप इंपोर्ट करिए, आपने कोई एडवांस ऑथराइजेशन नहीं लिया, आप इंपोर्ट पे कस्टम पे करो, फिर उससे बनने वाले आउटपुट गुड्स को आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपने कस्टम पे किया उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड. दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक. सेक्शन नंबर 74 बोलता है क्या, आपने मार्कर इंपोर्ट किया, मार्कर ही एक्सपोर्ट किया, जो गुड्स इंपोर्ट किया वही अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो जो इंपोर्ट पे कस्टम पे किया उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 74. 75 में आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, इनपुट्स वगैरह इंपोर्ट किए, उस पर कस्टम पे किया, कस्टम क्लियरेंस कराया. सर कस्टम पे करके कस्टम क्लियरेंस कराया, उससे बनने वाला आउटपुट गुड्स जो था मार्कर मान लो फॉर एग्जांपल, वो मार्कर आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया. तो ऐसे केस में उस इनपुट पे जो कस्टम पे किया उसका आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 75. आओ मालिक. सर रॉडटेप स्कीम, स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रॉडटेप स्कीम बेटा. सर पहले बात, रॉडटेप स्कीम में क्या होता है बेटा, जो आप डोमेस्टिक मार्केट से सर्विसेज ले रहे हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई, इन सब में कहीं ना कहीं इस तरह के टैक्सेशन इन्वॉल्व है जबकि कॉस्ट का पार्ट बन रहा है जिसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है. तो इस तरह की कॉस्ट का बेनिफिट देने के लिए ये सारे टैक्सेस हो, जैसे पेट्रोलियम पे टैक्स लग गया बेटा, है ना, या कहीं और इस तरह के टैक्सेस लगे जो दिख नहीं रहे डायरेक्टली बेटा, उन सब का रिफंड देने के लिए, वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्टर को बोल दिया क्या, जितनी वैल्यू का आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू कर देंगे. वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट आप जब फ्यूचर में इंपोर्ट करेंगे उतना बेसिक कस्टम ड्यूटी आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा जितना ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपके पास है. आप चाहे तो उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को किसी और को बेच भी सकते हैं इन दी ओपन मार्केट. क्लियर. डन. ये बेसिकली रॉडटेप स्कीम है. ओके एक बार इसको आप रीड कर लीजिए बेटा. रॉडटेप स्कीम इज बेस्ड ऑन दी ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड
and taxes and levies borne on the exported product should be either exempted or remitted to the exporter बेटा. Ultimately देखो export का target क्या है? Goods and services must be exported, not the taxes. The remission of duties and taxes on exported product scheme, मतलब road tax scheme, aims to refund such duties or taxes on exported product as are otherwise not being refunded under other provisions of the law बेटा. इस तरह के टैक्सेस जो लगे तो है जिनका रिफंड नहीं मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कॉस्ट का पार्ट बन रहा है बेटा, उसका रिफंड देना इज द टारगेट. द रिबेट अंडर दिस स्कीम shall not be available in respect of duties or taxes which are already exempted or remitted or credited बेटा. जिन टैक्सेस का ऑलरेडी हम रिफंड दे चुके हैं या एग्जेम्पशन दे चुके हैं, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके लिए आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है बेटा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिफंड करंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज, टैक्सेस, लेवीज at the central, state or local level which are borne on the exported product including prior stage cumulative indirect taxes on goods and services prior stage in the production of the export product. देखो मैं मार्कर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मार्कर में क्या काम आया बेटा? प्लास्टिक. प्लास्टिक किससे बना? केमिकल. मान लो उस स्टेज पे कोई टैक्स लगे हुए बेटा, या पेट्रोलियम मान लो, बेस्ट एग्जाम्पल बेटा, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट का पार्ट बन गया. कोई ऑयल था जिसपे सर इस तरह का टैक्स लगा जिसका कोई रिफंड नहीं मिला आज तक, ना क्रेडिट मिला, तो सर वो सब अल्टीमेटली इसी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है बच्चा. सच इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज और लेवीज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट बेटा. ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल वगैरह काम आया बेटा, हाँ है ना भाई सब. Salient features of the scheme: rebate amount is issued in the form of transferable duty credit scrips or electronic scrips, which will be maintained in the electronic ledger by the CBIC बेटा. सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है कस्टम्स का बेटा, कस्टम पोर्टल पे जैसे जीएसटी में ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी मिलता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कस्टम्स में भी होता है. कस्टम पोर्टल में मिल जाएगा बेटा आपको, क्लियर. वहां पे क्रेडिट कर दी जाएगी आपकी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट. आप किसी और को बेच भी सकते हो इसको, आप चाहे तो खुद ही रिडीम कर लीजिए ऑन पेमेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स. सच ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ओनली टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स. केवल और केवल बेसिक ही आप ऑफसेट कर सकते हो इसके अगेंस्ट. The duty credit scripts are freely transferable, that is credit can be transferred to other importers. The rebate under this scheme shall not be available in respect of duties or taxes which are already exempted or remitted or credited बेटा. जो टैक्सेस वगैरह ऑलरेडी एग्जाम थे, रिफंड मिल गया, उसके लिए थोड़ा आपको ये मिलेगा पॉइंट बेटा. ठीक सर, मतलब बेनिफिट एक बार लीजिए, दो बार नहीं बेटा. रिवॉर्ड अंडर द स्कीम: rebate would be granted to eligible exporters at a notified rate as a percentage of the FOB बेटा. बताया ना, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 2% मान लो आपके लिए रोड टेप स्कीम दे रखा है, तो 2 लाख का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाएगा बेटा, विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ द एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बेटा, वेर एवर एप्लीकेबल, वेर एवर रिक्वायर्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बेटा. कुछ गुड्स के लिए गवर्नमेंट चाहे तो वैल्यू कैप भी लगा सकता है कि मैक्सिमम पर यूनिट इतना ही आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा, चाहे तो वो आपको याद नहीं करना बेटा. हाउएवर फॉर सर्टेन एक्सपोर्ट आइटम्स अ फिक्स्ड क्वांटम ऑफ रिबेट अमाउंट पर यूनिट में ऑल्सो भी नोटिफाइड. ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दे रखा है पर यूनिट अमाउंट फिक्स कर दे, वो भी चलेगा सर, हमें क्या दिक्कत है, पर आपको याद नहीं करना है, शेड्यूल याद नहीं करना है. जैसे पूरा शेड्यूल दे रखा है इन्होंने, जैसे ऑल इंडस्ट्री रेट का शेड्यूल होता है, कस्टम्स की ड्यूटी का शेड्यूल होता है, जीएसटी टैरिफ होता है, वैसे इसका भी शेड्यूल दे रखा है गवर्नमेंट. सेल प्रोसीड्स बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना बेटा. रिबेट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रिबेट बेटा. एक्सपोर्ट प्रोसीड कितना रियलाइज हो रहा है उससे मतलब नहीं है. However, rebate will be deemed never to have been allowed in case of non-receipt of sale proceeds within the time allowed under the FEMA बेटा. मतलब आपने जितना एक्सपोर्ट किया है उसकी जो FOB वैल्यू है उसका एक परसेंटेज आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है बेटा. अब आपको फॉरेन करेंसी कितना रियलाइज हुआ उससे कंसर्न नहीं है बेटा. हाँ, पर आरबीआई ने जो टाइम लिमिट दे रखा है बेटा अंडर फेमा, उतने टाइम के अंदर अगर आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ तो जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको इश्यू हुई है वो कैंसिल की जाएगी. वो सर एक तरह से मान लेंगे कि वो इनवैलिड है बेटा. ये और अगर आपने उतना ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ऑलरेडी यूज कर लिया तो उतना आपको ड्यूटी रिकवरी सर मतलब आपसे रिकवरी किया जाएगा, उतना ड्यूटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. ठीक है सर, ये नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको केवल. ठीक है सर. इन एलिजिबल सप्लाईज और आइटम्स और कैटेगरीज अंडर रोड टैप, ये पता है फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर द स्कीम. रोड टैप स्कीम इन फॉलोइंग लोगों को नहीं मिलेगी. किन किन को? फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और इन सब्सटेंशियली सेम फॉर्म बेटा. देखो आप सेम गुड्स इंपोर्ट करके सेम गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कोई बहुत भारी काम नहीं है ये बेटा, आपको रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय
एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया। भाई जापान से गुड्स भेजना दुबई, तो जापान से पहले आया है इंडिया, इंडिया से ट्रांसशिपमेंट होकर कहा गया दुबई, तो सर इंडिया वालों ने कोई एक्सपोर्ट किया है क्या? नहीं, तो किस बात का रोड टेप बेटा? एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा, जिन गुड्स के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, मतलब गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट दोज एक्सपोर्ट, इसलिए वहां पे रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन प्रोडक्ट विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर एफटीपी, डेफिनेटली गवर्नमेंट डोंट प्रमोट सच गुड्स, तो वहां पे आपको रोड टेप का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। डिम्ड एक्सपोर्ट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रोड टेप स्कीम। Supplies of product manufactured by DTA unit to SEZ और free trade and warehousing zone, सर DTA to SEZ वगैरह सप्लाई के आपने एलिजिबल नहीं है रोड टेप के लिए बेटा। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, तो सरकार उनको वैसे भी दूसरे बेनिफिट बहुत सारे दे दिए, अब उनको रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्शली और होली इन अ वेयरहाउस नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 65। ओ भाई, कस्टम मोडेड वेयरहाउस में अगर आपने गुड्स को बनाया है तो आपने वैसे भी डोमेस्टिक मार्केट की कॉस्ट को इंकर किया ही नहीं है, आपको रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 32 ऑफ 1997, अभी नोटिफिकेशन क्या था बेटा? दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी IGST एंड GST सेस एंड री एक्सपोर्ट ऑफ दिस सेम आफ्टर जॉब वर्क, मतलब आपने कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए इंपोर्ट किया था और जॉब वर्क करके वापस आपने गुड्स बाहर भेज दिया, तो आपको ये बेनिफिट रोड टेप का ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। क्लियर? जॉब वर्क बेस पे गुड्स इंडिया में आया था यार। देन एक्सपोर्ट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन इन आइसगेट EDI हैज नॉट बीन जनरेटेड और एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन EDI पोर्ट बेटा, मतलब सर जहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, जिन कस्टम पोर्ट पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम होगा वहां से अगर आप गुड्स इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हो तो ही सर आप रोड टेप स्कीम के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उन्हीं पोर्ट से एक्सपोर्ट करो जहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका है, जहां पे आइसगेट के थ्रू एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं बेटा। क्लियर? तो ही एलिजिबल होंगे इस रोड टेप स्कीम के लिए, अदरवाइज नहीं बेटा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर बेटा, सर आपने गुड्स यूज में लिए मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर उसको सेकंड हैंड बनाने के बाद सेकंड हैंड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, एलिजिबल नहीं हो इस बेनिफिट के लिए बेटा। ओके, अब सर ये दो कैटेगरी सुनना ध्यान से। पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा पहले ये पढ़ो सर, इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दीज कैटेगरीज इन रोड टेप स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर बेटा, मतलब सर रोड टेप स्कीम इन दो लोगों के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, इन दो के लिए रोड टेप स्कीम को एलिजिबल करना कि नहीं करना ये बाद में डिसाइड करेंगे, मतलब 8% ये एलिजिबल नहीं है बेटा। क्या क्या बेटा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन DFI स्कीम और स्पेशल ऑथराइजेशन एडवांस ऑथराइजेशन इशूड अंडर ड्यूटी एग्जिबिशन स्कीम ऑफ रिलेवेंट FTP बेटा, मतलब आपको ऑलरेडी कस्टम एग्जाम किया हुआ बेटा, आप एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हो, DFI स्कीम का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रोड टेप स्कीम, क्योंकि आप अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप ऑलरेडी एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट ले चुके, तो आपको रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो लोग रोड टेप स्कीम लेना चाहते हैं वो रोड टेप ले, एडवांस ऑथराइजेशन ना ले, एडवांस ऑथराइजेशन या DFI ले रहे तो वो आप रोड टेप मत लो बेटा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय यूनिट लाइसेंस्ड इज 100% EOU in terms of provisions of FTP or by any of the unit situated in for free trade zone, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और SEZ में अगर आप लोकेटेड हो और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो अभी 8% आप रोड टेप के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको ऑलरेडी दूसरे बेनिफिट दे रखे, आप रोड टेप के लिए हो सकता है एलिजिबल हो जाओ, पर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी तब, अभी तो नहीं बेटा। क्लियर? तो सरकार कुल मिला के अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करो तो भी एलिजिबल नहीं हो, अगर आप सर EHTP या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट हो तो भी एलिजिबल नहीं हो, आप SEZ में लोकेटेड हो आप एक्सपोर्ट करो एलिजिबल नहीं हो, आप एडवांस ऑथराइजेशन ले रहे हो आप एलिजिबल नहीं हो बच्चों, या जो गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है प्रोहिबिटेड है जिसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट या फिर जिसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम एक्सपोर्ट सर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, उनके लिए सर आप एलिजिबल नहीं हो रोड टेप स्कीम के लिए सर। क्लियर? डन। मालिक आइए सर, ये रोड टेप स्कीम भी खत्म होता है अब। अच्छा, रोशल स्कीम आपके सिलेबस में आता ही नहीं क्योंकि वो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज है सर, रेडीमेड गारमेंट्स एंड मैडम्स के लिए ही है, इसलिए आप एलिजिबल वहां पे नहीं हो सर, वो आपके सिलेबस में नहीं आती बेटा। आइए मालिक अगला स्कीम मस्त पढ़ते हैं हम। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या बोला एक्सपोर्ट प्रमोशन में? स्टेटस कैटेगरी बेटा, स्टेटस होल्डर्स 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। फिर हमने पढ़ा क्या मालिक? सरकार एग्जिबिशन स्कीम्स, ड्यूटी एग्जिबिशन और रेमिशन स्कीम्स। क्लियर? एडवांस ऑथराइजेशन, DFI स्कीम,
ड्यूटी ड्रॉबैक ऑलरेडी हमने कस्टम में पढ़ रखा है। देन हमने बात करी क्या, रोड टैप स्कीम के बारे में बात करी। अब बात करिए क्या, कैपिटल गुड्स। अच्छा, ये जो बेनिफिट्स थे ये इनपुट्स के रिगार्डिंग थे। अब कैपिटल गुड्स अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी स्कीम दे रखा है, नाम क्या है, ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसमें बोला है क्या, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ यू वांट टू इंपोर्ट द कस्टम, मेन बात सुन लीजिए इसकी बेटा, इफ यू वांट टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम तो अलाउड है, और कंडीशन क्या है, जितना कस्टम ड्यूटी सेव किया, आई रिपीट सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है इस पे मैंने आपको मस्त, जितना कस्टम ड्यूटी सेव किया है उसका 6 टाइम, आपको एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा इन द कमिंग 6 इयर्स। मतलब जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट है लास्ट 3 साल का, वो तो आपको मेंटेन रहना ही चाहिए सर। ओवर एंड अबाउट दैट यू विल हैव टू एक्सपोर्ट सर 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, इतना आपको एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव करना पड़ेगा इन द कमिंग 6 इयर्स बच्चा। ओके ठीक है सर। ओके अब इस स्कीम को देख लेते हैं बेटा हम। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईपीसी स्कीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईपीसी स्कीम इज टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बेटा। ठीक है सर। सर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम परमिट्स एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक गुड्स को छोड़ दो बेटा, फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी और प्रोक्योर देम इंडिजिनियसली विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी इन दी प्रिस्क्राइब मैंने बेटा। अच्छा डोमेस्टिक मार्केट से भी आप ले सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में हम बेटा, आएगा पॉइंट एक। इन रिटर्न देखो आपका इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हमने विदाउट कस्टम्स अलाउ कर दिया, पर सर उसके बदले में आपको भी तो कुछ ना कुछ हमको एक्सपोर्ट देना पड़ेगा सरकार। इन रिटर्न the exporter is under an obligation to fulfill export obligation, जो 6 टाइम होता है हम बात कर चुके हैं। एलिजिबल एक्सपोर्टर कौन कौन है बेटा, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, मतलब एक्सपोर्टर शुड बी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर प्लस मर्चेंट एक्सपोर्टर्स टाइड अप टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड। अच्छा यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट लगाना रहेगा था, वो लगा देना बेटा। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट एक तरह से, ये सेकंड है और ये थर्ड है बेटा। ओके सर फर्स्ट है क्या, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, पर मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एलिजिबल है बट विद अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, एंड सर्विस प्रोडक्ट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। सर्विस प्रोडक्ट कैन आल्सो इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसी स्कीम। सर्विस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सर्विस प्रोडक्ट्स designated as common service products subject to prescribed condition। ठीक है सर। नाउ एलिजिबल कैपिटल गुड्स, कौन कौन से कैपिटल गुड्स एलिजिबल है बेटा, कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी कंडीशन। मतलब सीकेडी और एसकेडी मतलब कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में, मतलब पार्ट्स कंपोनेंट्स में आप इंपोर्ट कर रहे हो, मशीन को यहां लाके असेंबल कर रहे हो, चलेगा सर। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर विच आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड, spares, molds, dies, jigs, fixtures, tools and refactories, catalyst for initial charge plus one subsequent charge, these are eligible for import under EPC scheme बेटा। मतलब सारी machines, computer system with software, molds, dies, jigs वगैरह और catalyst are eligible for EPC scheme without payment of custom, आप import कर सकते हो। Now applicability of IGST and GST compensation says सरकार 3739 भी exempt है, clear। और अगर आपने मान लो customs, सुनना ध्यान से, कस्टम्स प्लस ऑल कस्टम्स प्लस 3739 मतलब जीएसटी और जीएसटी सेस एग्जम्प्ट है बेटा। पर अगर आपने 3739 पे किया तो आप पे करो, हमें को तकलीफ नहीं बेटा, उसका आप आईटीसी ले सकते हो बेटा, या आप चाहे तो दूसरा बेनिफिट लो, हमें को तकलीफ नहीं है। इन केस आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस आर पेड इन कैश ऑन इंपोर्ट अंडर ईपीसी स्कीम, इंसिडेंस ऑफ द सेड आईजीएसटी एंड सेस वुड नॉट बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड प्रोवाइडेड आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। इसके बारे में मैं आपको ये जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा दूंगा मैंने क्या बोला बेटा। कहने का मतलब ये है ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम्स इज द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो सर अगर आपने 3739 पे किया, मतलब जीएसटी जीएसटी सेस पे किया, तो ड्यूटी सेव नहीं हुआ, तो जो ड्यूटी सेव हुआ उसका 6 टाइम इज द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। पर आपने जीएसटी पे किया ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और उसका आपने क्रेडिट ले लिया बेटा, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम पे नहीं किया, 3739 पे किया और 3739 पे करके उसका आईटीसी ले लिया, तो पे करके आईटीसी लिया मतलब एज गुड एज नॉट पेड, तो वो भी ड्यूटी सेव में काउंट होगा। ड्यूटी सेव का 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव करना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, बात करेंगे बाद में। पर अगर आपने इंपोर्ट करने पर 3739 पे किया पर उसका आईटीसी नहीं लिया तो ड्यूटी सेव नहीं हुआ, क्लियर। तो जितना ड्यूटी सेव होगा उसी का 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा आपको। आइए एक्चुअल यूजर कंडीशन, आप जो मशीन आपने इंपोर्ट करी है उस मशीन को आप ही यूज करेंगे या फिर आपका सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर वो यूज कर सकता है, क्लियर। और
सुनना, उस मशीन को अगर आपको बेचना है डोमेस्टिक मार्केट में तो आप बेच सकते हो, पर आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो आप फुलफिल करिए, उसके बाद आप मशीन को बेचिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर उससे पहले आप मशीन नहीं बेच सकते। नाउ वैलिडिटी पीरियड, द ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। जिस दिन आपको ईपीसी स्कीम मिली उसके 24 महीने के अंदर आपको मशीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसका एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, रीवैलिडेशन नहीं मिलता। ओके, इंडिजिनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बेनिफिट टू डोमेस्टिक सप्लायर। भाई अगर मशीन के इंपोर्ट पे ईपीसी स्कीम के थ्रू आपने मशीन इंपोर्ट करी, मशीन के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जाम कर दिया, तो सर डोमेस्टिक सप्लायर जो थे वो बोलेंगे भाई साहब हमको क्या। तो यहां पे बोल दिया क्या, अगर मेरे को मान लो ईपीसी स्कीम दी और वो मशीन में डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करता हूं, तो सर तो भी मैं एलिजिबल हूं बेनिफिट के लिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। पर डोमेस्टिक मार्केट जो सप्लाई कर रहा है टू द ईपीसी होल्डर, याद है उसको जीएसटी में डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है, एक बार जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्लियर। फिर उसका रिफंड जीएसटी का जो है या तो सप्लायर ले या रेसिपिएंट ले, दोनों में से एक जना रिफंड ले सकता है। पर कंडीशन क्या है बेटा, सुनना, मैं ईपीसी स्कीम में मैंने ऑथराइजेशन ले रखा है, नाउ वो मशीन अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करता हूं तो उस केस में नॉशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड जो होगी, नॉशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड, उसका 4.5 टाइम्स जो होगा उतना मेरे को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा इन दी कमिंग 6 ईयर्स बेटा। मतलब मेरे को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो नॉर्मली होता है 6 टाइम्स, उसका 25% डिस्काउंट दिया, 75% ही मेरे को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक साहब, ये आगे दे रखा है पर मैंने आपको यही बता दिया बेटा। सर नाउ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, सर मैं ऑलरेडी आपसे बात पूरी कर चुका हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पर मैं आपसे ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको अचीव करना पड़ेगा कितना बेटा, सर इसको बोलते हैं क्या, ये रहा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेटा। क्लियर, एक होता है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेटा। पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर में जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट था वो तो आपका मेंटेन रहना ही चाहिए, ओवर एंड अबव दैट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है बेटा आपकी 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड बेटा, है ना। ये आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको अचीव करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर, समझे मेरी बात, डन। अब सर यहां देखिए, ये रहा इंडिजिनियस सोर्सिंग करते हैं डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप मशीन को परचेस करते हो तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका 4.5 टाइम्स ही रहेगा, यहां दे रखा है बेटा, ठीक है। अब पढ़ो सर कुछ कंडीशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी फुलफिल्ड बाय द ऑथराइजेशन होल्डर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स which are manufactured by him or his supporting manufacturer or services rendered by him for which EPCC authorization has been granted। आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स EPCC ऑथराइजेशन होल्डर में इधर एक्सपोर्ट डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टीज बेटा, मैंने आपको दिया और आपने एक्सपोर्ट किया, चलेगा सर। इंडिजिनियस सोर्सिंग का बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप परचेज करते हो मशीन को तो नॉशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड का 4.5 टाइम्स आपका ड्यूटी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा बेटा, जो ओवर एंड अबव द एवरेज एक्सपोर्ट होगा बेटा, ठीक है। जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 4.5 टाइम्स है इंस्टेड ऑफ 6 टाइम्स बेटा, ठीक है। एक्सपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन DFIA ड्यूटी ड्रॉबैक रॉशेल रोटेब स्कीम वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर EPC स्कीम बेटा। मतलब आपने एडवांस ऑथराइजेशन भी ले रखा है, आपने EPC स्कीम भी ले रखा है, चलेगा। एडवांस ऑथराइजेशन इज फॉर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स के लिए EPC स्कीम ले रखा है। अब आपने एडवांस ऑथराइजेशन का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करा है वो इसके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए भी काउंट किएंगे ना बेटा यार। अल्टीमेटली मशीन इंपोर्ट करी और आपने जो एक्सपोर्ट किया वो आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए काउंट करेंगे, भले ही वो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए भी एलिजिबल था, उसने एडवांस ऑथराइजेशन के लिए भी की कंडीशन पूरी करने के लिए भी एक्सपोर्ट किया, तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर एक ही तो टर्नओवर होगा बेटा, ठीक। एक्सपोर्ट्स मेड फ्रॉम DTA यूनिट shall only be counted for calculation and or fulfillment of export obligation, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए DTA यूनिट से जो एक्सपोर्ट किया वही काउंट करेंगे, SZ वगैरह से काउंट नहीं करेंगे। EO मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कैन ऑनली बी फुलफिल्ड बाय सप्लाई ऑफ कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड बाय सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट आइटम्स टू DTA प्रोवाइडेड रिलेशन इज इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के थ्रू गुड्स DTA में सप्लाई करते हो तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, वो भी टर्नओवर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट किया जाएगा। क्लियर, कंडीशन क्या है बेटा, फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आपकी होना चाहिए बेटा। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वगैरह क्या होता है वो सब में आपको नहीं जाना है बेटा, बस इतना सा ध्यान रखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ITA 1 आइटम्स अगर आप सप्लाई करते हो DTA में और फॉरेन करेंसी अगर आपको रियलाइज होता है तो ऐसे केस में यू आर एलिजिबल फॉर दैट टर्नओवर विल बी काउंटेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। बोथ फिजिकल एक्सपोर्ट्स एज वेल एज
specified dimmed exports shall also be counted towards fulfillment of the export obligation. एक्चुअल एक्सपोर्ट या डिम्ड एक्सपोर्ट जो होगा, स्पेसिफाइड डिम्ड एक्सपोर्ट, वो भी एलिजिबल है फॉर काउंटिंग इन दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं. आई होप समझ में आया बेटा आपको. अब कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेटा, ये मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है उसके वजह से बताऊंगा, वैसे मैं आपको बता चुका हूं बेटा. अब लास्ट पॉइंट, इंसेंटिव फॉर अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेटा. सर क्या होता है, जो फास्ट फॉरवर्ड कंपनी होती है, जो सर जिन्होंने मशीन इंपोर्ट करी अंडर ईपीसी स्कीम, पर उनका जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, उसका 75% या मोर उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर दिया विद इन सर हाफ टाइम में बेटा. मतलब 3 साल में या उससे कम टाइम में ही आपने 75% और मोर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपने अचीव कर लिया. तो ऐसे केस में अब आप फ्री हो बेटा. मतलब रिमेनिंग 25% अगर आप नहीं भी अचीव कर दोगे चलेगा, हमारी तरफ से आप फ्री हो बेटा, क्योंकि हमें विश्वास है क्या कि यार इतनी फास्ट फॉरवर्ड कंपनी साहब 50% टाइम में, मतलब 3 साल में इसने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 75% से ऊपर अचीव कर लिया. मतलब ये तो सर सही जगह सही दाव लगाया हमने सर. यहाँ पे एपीसी स्कीम इसको बेनिफिट जो दिया था वो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, भले आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट ना करो. सर पढ़ो, इन केसेस वेयर ऑथराइजेशन होल्डर हैज fulfilled 75% or more of the specific export obligation and 100% of the average export obligation till date, if any, in half or less than half of the original export obligation period. मतलब 6 ईयर्स या 3 साल में ही आपने 75, आपका एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो आप हर साल फुलफिल कर ही रहे हो बेटा. जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है कौन सा, वो 6 टाइम वाला बेटा, उसका 75% मतलब 4.5 टाइम्स आप ऑलरेडी अचीव कर चुके विद इन 3 ईयर इटसेल्फ. तो रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी कंडोन्ड एंड द ऑथराइजेशन शैल बी रिडीम्ड बेटा. क्लियर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. ठीक है, डन, खत्म. ये एपीसी स्कीम भी खत्म हो गया. कोई टफ है क्या बच्चा? नहीं. क्लियर, मैं बता रहा हूं आपको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ढंग से पढ़ा तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाने का. जितना मैंने पढ़ा उतना सेलेक्टेड आपने पढ़ लिया तो माहौल बनने वाला है. आइए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं रिगार्डिंग एपीसीसी. डिटरमाइन द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर कपिल, एन एक्सपोर्टर हु हैज परचेज्ड फॉलोइंग कैपिटल गुड्स अंडर एपीसी स्कीम. फर्स्ट, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पी, पढ़ना ध्यान से. हर इंडिपेंडेंट मशीन का आपको अलग से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन निकालना है बेटा. ड्यूटी पेबल वाज ₹5 लाख, बट आउट ऑफ दिस ओनली आईजीएसटी ऑफ 37, IGST under section 37 of ₹1 lakh was paid in cash and no ITC of such IGST was taken. मतलब 5 लाख का कस्टम था, उसमें से 1 लाख रुपये 37 था बेटा, 37 GST वाला बेटा, IGST. मतलब आपने 1 लाख पे किया और उस 1 लाख का आपने ITC नहीं लिया. मतलब आउट ऑफ 5 लाख 4 लाख पे नहीं किया, 1 लाख पे किया, उसका ITC नहीं लिया, मतलब ड्यूटी सेव कितना 4 लाख, तो 4 लाख का 6 टाइम बेटा 24 lakhs. ठीक है. सेकंड, इंपोर्ट ऑफ अनदर कैपिटल गुड्स क्यू, ड्यूटी पेबल वाज ₹10 lakh, बट आउट ऑफ दिस ओनली IGST अंडर सेक्शन 37 और ₹2 lakh वाज पेड इन कैश एंड ITC ऑफ सच IGST वाज टेकन. मतलब 10 लाख में से 2 लाख पे किया, मतलब 8 लाख पे नहीं किया. अब 2 लाख पे किया और उसका भी ITC ले लिया, मतलब 2 लाख पे किया और ITC ले लिया, मतलब एज गुड एज नॉट पेड. सो अल्टीमेटली ड्यूटी सेव्ड वाज 10 लाख. हाँ है ना भाई, 2 लाख पे करके क्रेडिट ले लिया, तो अल्टीमेटली ड्यूटी सेव्ड वाज 10 लाख. 10 लाख का 6 टाइम 60 लाख बेटा. इंपोर्ट ऑफ अनदर कैपिटल गुड्स आर ड्यूटी पेबल वाज ₹6 लाख, नो ड्यूटी वाज पेड इंक्लूडिंग 37 और ₹75,000 अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द स्कीम. मतलब कोई कस्टम पे ही नहीं किया, मतलब 6 लाख वाज ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम 36 लाख बेटा. नेक्स्ट, डोमेस्टिक परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एस नॉशनल कस्टमरी पेबल. देखो डोमेस्टिक जो मशीन थी उस पर जीएसटी कितना पेबल था वो नहीं निकालना है. नॉशनल कस्टमरी पेबल कितना था बेटा, कंसिडरिंग इट एज डिम्ड इंपोर्ट वर ₹4 लाख, तो 4 लाख का 4.5 टाइम्स आपको निकालना है. और 4.5 टाइम्स होता है कितना सर 18 लाख. ये 18 लाख आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आ गया. अल्टीमेट टोटल 1,38 लाख आ गया बेटा. हाँ है ना भाई. तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कैसे काउंट करते हैं. ऊपर जो थ्योरी पोर्शन दे रखा था, ये क्वेश्चन करने के बाद क्या वो थ्योरी पोर्शन बहुत ईजी हो जाता हमारे लिए बेटा. आइए मलिक, इलस्ट्रेशन नंबर 11, मस्त पॉइंट है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने. ये आरटीपी का था बेटा, इसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम और मैंने दे रखा आपको. तरुण प्राइवेट लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर वांट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स अंडर सीकेडी कंडीशन. ठीक है साहब, चलेगा फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड असेंबल द सेम इन इंडिया. अनअसेंबल फॉर्म में आप ला सकते हो, सीकेडी कंडीशन में ला सकते हो, कोई तकलीफ नहीं सर. कैपिटल गुड्स विल बी यूज्ड फॉर प्री प्रोडक्शन प्रोसेस. चलेगा सर, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी आप इंपोर्ट कर सकते हो. The final product of Tarun Private Limited would be supplied to units in domestic market which are eligible as specified deemed export. हो तो सर आपको पता है सर, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए आप एक्चुअल एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा. एक्चुअल एक्सपोर्ट भी एलिजिबल है प्लस डीम्ड
सॉरी स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट भी एलिजिबल है। तो आप अगर स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट वाले सप्लाई कर रहे हो तो भी आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल होगा, मान लिया जाएगा। तरुण प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू सेल द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड बाय इट एज सुन एज द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। भाई कैपिटल गुड्स को ये बेचना चाहता है एज सुन एज द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। इसने प्री प्रोडक्शन स्टेज के लिए इस मशीन को इंपोर्ट किया था। आपको पता है सर प्री प्रोडक्शन स्टेज के लिए मशीन इंपोर्ट करते हो आप एलिजिबल हो, पर जब तक आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक आप मशीन को बेच नहीं सकते। तरुण प्राइवेट लिमिटेड seek your advice whether it can avail the benefit of APC scheme for importing the intended capital goods। आंसर इज यस, ये APC स्कीम के लिए बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, स्कीम ले सकता है, सारी कंडीशन इसकी जो है वो सही है। पर इसने क्या लिखा, तरुण प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू सेल द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड बाय इट एज सुन एज द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो सरकार ये गलत बात कर रहा है, बाकी सब सही है सर। प्री प्रोडक्शन स्टेज के लिए इंपोर्ट कर रहा चलेगा, अनअसेंबल फॉर्म में नॉकडाउन कंडीशन में इंपोर्ट कर रहा यहाँ पे लाके असेंबल करेगा चलेगा वो भी सर। स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट की आउटवर्ड सप्लाई है वो भी चलेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जब तक फुलफिल नहीं करता तब तक मशीन को बेच नहीं सकता। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी सब चीजें ठीक है सर, है ना भाई, डन। तो क्या लिखा बेटा, सारी चीजें ठीक है बट कैन नॉट सेल द कैपिटल गुड्स टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज अबव is completed and export obligation discharge certificate is granted। जब तक इसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक ये मशीन को बेच नहीं सकता बेटा। आओ मालिक, लेसन 12 डिफाइन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 1520 की जगह 2023 कर लीजिए बेटा। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इफ द कैपिटल गुड्स आर इंडिजिनियसली सोर्स अंडर एपीसी स्कीम बेटा। सर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बेटा, 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, और डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया तो 4.5 टाइम्स, है ना भाई, डन। ये मई 16 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ठीक सर। ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ एफटीपी इज लिंक्ड विद द कस्टम्स लॉ बेटा। देखो सर एक मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा था बेटा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइन से एक्ट नहीं बनता है सर। सेट ऑफ गाइडलाइन गाइड करेगी और उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन शुरू होंगे, एक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिशन मिलेंगे। जब तक एग्जामिशन लॉ में नहीं दिया तब तक एग्जामिशन नहीं मिल पाएगा। एफटीपी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, केवल उसमें कुछ लिख डाला पर एक्ट में नोटिफिकेशन नहीं दिया, एक्ट के अंदर उसको प्रोविजन के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो इंप्लीमेंट ना हो पाएगा। क्लियर, पढ़ लीजिए सर, एक सिंपल सा पॉइंट है। द एफटीपी इज क्लोजली लिंक्ड विद द कस्टम्स लॉ ऑफ इंडिया, मैंने पढ़ा रखा है सर ऑलरेडी आपको। हाउएवर द पॉलिसी प्रोविजंस पर से डू नॉट ओवरराइड द टैक्स लॉज। द एग्जामिशन एक्सटेंडेड बाय एफटीपी आर given effective by issue of notifications under respective tax laws, example IGST, CGST, SGST, UTGST, Customs Tariff Act, Central Excise Act, Customs Act, etc. इनमें नोटिफिकेशन देंगे तो एग्जामिशन मिल पाएगा सर। Thus, actual benefit of exemption depends on language of the exemption notification issued by the CBIC। केवल FTP से कुछ ना हो पाएगा। In most of the cases, exemption notifications refers to policy provisions for detailed condition बेटा। exemption जो दिया जाता है उसमें लिख देता है क्या, for detailed procedure आप देख लीजिए एफटीपी को, ठीक है सर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सो फार एज द इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन एटसेट्रा इज कंसर्न बेटा। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोई ऑथराइजेशन दिया है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और टैक्स अथॉरिटीज चैलेंज नहीं कर सकती बेटा। डिसीजन ऑफ द डीजीएफटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और प्रोविजंस ऑफ द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, अपेंडिसेस, आयत नियर फॉर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम इन आईटीसीएचएस बेटा, ठीक है सर। ये छोटा सा इन्होंने क्या दे रखा था बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एफटीपी इज लिंक्ड विद द कस्टम लॉ। 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये कंटेंट किस तरह, देखो मैंने एक क्वेश्चन क्यों दिया बेटा कि कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है वो आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट, मोनोटाइप ट्रेडर wants to enter into export contract with various customers. It intends to understand the currency denomination while entering into contract with them and seek your advice as to how it should ensure the compliance. Sir, it want to ensure itself कि सरकार फॉरेन करेंसी की डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा। बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा कि सर आपके जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भले ही फॉरेन करेंसी में हो या आईएनआर में चल जाएगा, बट रियलाइजेशन शुड बी, एक्सपोर्ट प्रोसीड का जो रियलाइजेशन है शुड बी इन दी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सर आइए, a star export house who wishes to import goods which are exempt from duty under FTP subject to
फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेटा। सर एक्सपोर्ट स्टार एक्सपोर्ट हाउस क्या कर रहा है बेटा? इट विशेस टू इंपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स। सर वापस पढ़ना बेटा। स्टार एक्सपोर्ट हाउस विशेस टू इंपोर्ट गुड्स विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी अंडर एफटीपी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है साहब, एफटीपी के अंदर बोल रखा है ये ड्यूटी एग्जम्प्ट है सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर देना, कस्टम एग्जम्प्ट है सर आपके लिए। However, custom notification giving effect to FTP is yet to be issued. Oh, Customs Act में अब तक notification issue नहीं हुआ। Can the export house import goods claiming exemption from duty under FTP in the absence of custom notification? Customs में notification issue नहीं हुआ, FTP में लिखा है क्या कि इस गुड्स के इंपोर्ट पे कस्टम एग्जम्प्ट हो जाएगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। क्या बिना कस्टम्स लॉ के नोटिफिकेशन की क्या एफटीपी के बेनिफिट आपको मिल पाएंगे? आंसर इज नो। No, the exemptions extended by foreign trade policy can be taken only when the exemption notification is issued under the relevant tax laws. The provisions of FTP cannot override the tax laws. इसलिए आपको कस्टम के नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक सर एफटीपी के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। माहौल ओके तो सर अब आपने ये एपीसी स्कीम भी पूरा पढ़ लिया है। ओके अब एक काम करते हैं बच्चों, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड उसके बाद छोटा सा कंटेंट हमारा और बचा है सर। 2 टॉपिक बचे छोटे से, ईओयू, ईएसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और डीम्ड एक्सपोर्ट। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं सर, अपने को आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। पर ये जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग एफटीपी। पर हाँ, सेशन 1 में जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था रिगार्डिंग ऑल दी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, उसकी वजह से आपको ये जो सेशन था वो अच्छे से शायद समझ में आया होगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट आपको पढ़ाया है उसको जरूर आप मार्क करके रखिएगा, वो एग्जाम्स के लिए अट्रैक्टिव होंगे। ओके सो सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल के साथ एंड देन एफटीपी हमारा भारत माता की जय हो जाएगा एंड ओवर हो जाएगा हमारा एफटीपी भी। माहौल मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल के साथ, बाय बाय।